D46 अध्याय 451 जिया देश मदद मांगता है। लिन लान्यू का भाग्य 2 में 1_2। क्या ली युआन ने पहले ही सच्चे इरादे को संक्षेप में बता दिया था। अंतर बहुत बड़ा था। इस बार ब्लू स्टार से चुने गए 9 नए मार्शल डिवाइन हॉल सदस्यों में से केवल एक ही ली युआन से छोटा था। सच्चे इरादे को संघनित करने में उनकी गति ओल्ड फैंग से भी अधिक है। डीन हाई ने उम्मीद के साथ सोचा, क्या ये हो सकता है कि मेरा कुनलुन मार्शल विश्वविद्यालय 1 या 2 दशक बाद एक और डेमिगॉड को जन्म देगा। कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी के इतिहास में कई प्रतिभाएं उभरी, विशेष रूप से स्टारफाई यूनिवर्सिटी, स्टारी स्काई यूनिवर्सिटी और ब्लैकस्टोन यूनिवर्सिटी की स्थापना से पहले, जिससे बड़ी संख्या में फ्लाइंग हेवन योद्धाओं का उदय हुआ। लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से अब तक केवल एक ही देवता का जन्म हुआ है, डोनफेंग जी। आखिरकार आज तक जिया देश में केवल 3 ही देवताओं का जन्म हुआ है। क्या वह सीनियर ली युआन है जो अभी अभी चले गए? डीन हाई: हाँ, यह है। क्या वह ली युआन है जिसने पिछले साल मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में प्रवेश किया था? क्या उसने पहले से ही स्वर्गीय पृथ्वी के सच्चे इरादे को संघनित कर लिया है? 9 ब्लू स्टार प्रतिभाएं अभी अभी मीटिंग रूम से बाहर निकली थीं और डीन हाई के पीछे खड़ी थीं, खुद को रोक नहीं पाईं और पूछने लगीं। अभी अभी उन्होंने ली युआन को उड़ते हुए देखा था। जब आप मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में प्रवेश करेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे, डीन हाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जानबूझकर सच्चाई को नहीं छिपाते हुए। कई तथाकथित गुप्त रिपोर्टें सापेक्ष होती हैं। कई जानकारियां जो साधारण प्राइम योद्धाओं के लिए रहस्य हैं, वे उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के लिए सामान्य ज्ञान हो सकती हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर अल्पविराम 7 स्टार माउंटेन पर लौटने के अगले दिन ली युआन ने मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र के एकमात्र सराय में एक भोज का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपनी गुप्त साधना के अंत का जश्न मनाया। उन्होंने कई करीबी दोस्तों को आमंत्रित किया। दान ताइफेंग, तियान दाजूंग, जिनहुगुओ, एलिसिया, क्रॉस, यानजिंग और अन्य लोगों को निमंत्रण मिला। लोगों की संख्या ज्यादा नहीं थी, केवल 1 दर्जन या उससे अधिक। इनमें से कुछ लोग 7 स्टार माउंटेन के सदस्य थे, जैसे यानजिंग, लेकिन अधिकांश अभी भी मार्शल दिव्य हॉल के साधारण सदस्य ही थे। भोज शुरू होने से पहले ही सभी लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। एलिसिया, तुम्हारा आना दुर्लभ है, दान ताइफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने पहले भी कई भोज आयोजित किए हैं और तुम हमेशा भाग लेने के लिए बहुत आलसी रही हो। केवल जब ली युआन मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में वापस आएगा तब तुम आने के लिए तैयार हो। मुझे सामाजिकता पसंद नहीं है, मैं हमेशा आपका खाना नहीं खा सकती, एलिसिया ने चमकती आंखों और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। 1 वर्ष बीत गया और उसका आचरण और भी अधिक असाधारण होता गया। उसके सुनहरे बाल नीचे की ओर झर रहे थे और उसकी चमकदार आंखें शांत शरद ऋतु के पानी की तरह थीं, जो हर किसी की निगाहें अपनी ओर आकर्षित कर रही थीं। यदि पहले की एलिसिया दिखने में पहले से ही उत्कृष्ट थी, तो अब वह एक स्तर ऊपर उठ गई थी। उसके पूरे अस्तित्व में एक रहस्यमय आकर्षण झलकता था, जिससे आपको लगता था कि वह हर नज़र के साथ और अधिक आकर्षक होती जा रही है। दान ताइफेंग पर विश्वास मत करो, उसके बगल में तियान दाजूंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हर बार जब वह भोज आयोजित करता है तो यह इसलिए होता है क्योंकि उसने ताकत में सफलता हासिल की है। वह तब भोज आयोजित करता है जब वह एक प्रधान योद्धा बन जाता है। वह तब भोज आयोजित करता है जब उसके कौशल 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक तक पहुंच जाते हैं। वह केवल दिखावा करना चाहता है। तियान दाजुआंग ने हंसते हुए कहा, जब तक वह एक विशिष्ट सदस्य नहीं बन जाता तब तक प्रतीक्षा करें। वह संभवतः मार्शल डिवाइन हॉल से कई 100 लोगों को ठीक से शेखी बघारने के लिए आमंत्रित करेगा। दजूंग, दान ताइफेंग ने उसकी ओर देखा। हा, हॉल में बैठे सभी लोग जोर से हंस पड़े। इतने समय तक साथ रहने के बाद सभी एक दूसरे के स्वभाव को अच्छे से समझ गए थे। ली युआन ने मुस्कुराते हुए ये सब देखा। पिछले कुछ वर्षों में जैसे जैसे उसका क्षेत्र और ताकत तेजी से बढ़ी, वह और अधिक मजबूत होता गया। हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के कई अच्छे दोस्तों जैसे ली तियान्यो और गो कियांधान के साथ उसका संवाद कम होता गया। हर 6 महीने में एक बार भी उनसे संपर्क करना कठिन था और उनके बीच समान विषय भी कम थे। यहाँ तक कि अपने चाचा चाची जैसे परिवार के सदस्यों से भी कभी कभार ही बातचीत होती थी, बस ये पूछने के लिए कि क्या वे ठीक हैं। लेकिन उनके बीच भी सामान्य विषय कम होते गए। यह विकास की कीमत थी। यह एक अपरिहार्य घटना थी। अब भी दान ताइफेंग, तियान दाजूंग और जिनहुगुओ जैसे लोग, हालांकि उनकी ताकत ली युआन से बहुत पीछे थी, अगर कोई मौका था तो ली युआन अभी भी अपने दोस्तों के साथ खुशी से बिताए समय का बहुत आनंद लेता था। यह मित्रों का समूह। जिस वर्ष उन्होंने मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में प्रवेश किया, हालांकि उनकी विकास दर ली युआन की तुलना में नहीं थी। उनकी वास्तविक प्रगति छोटी नहीं थी। उनके कौशल ने कम से कम 5वें चरण के मध्यवर्ती रैंक में कदम रखा था और उनकी शारीरिक गुणवत्ता में भी काफी सुधार हुआ था। यह अनुमान लगाया जा सकता था कि कुछ ही वर्षों में वे सभी अत्यंत शक्तिशाली टॉप ग्रेड ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट बन जाएंगे। और इन लोगों के समूह में जो सचमुच सबसे तेजी से आगे बढ़ी वह दान ताइफेंग नहीं बल्कि एलिसिया थी।
दूसरों की जानकारी के बिना ही उसकी कुशलताएं 5वें स्तर के उच्च स्तर तक पहुंच चुकी थीं और यहां तक कि इनमैन से भी आगे निकल गई थीं। उसकी शारीरिक गुणवत्ता भी 26वें स्तर पर पहुंच गई थी। मार्शल डिवाइन हॉल के सदस्यों के बीच भी प्रगति की ये दर आश्चर्यजनक थी। ली युआन के बिना एलिसिया निस्संदेह मार्शल डिवाइन हॉल के भीतर एक उभरता हुआ नया सितारा बन जाती। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी पिछली धारणाओं में गलत था? ली युआन ने मन ही मन सोचा, क्या इस समूह में सबसे अधिक संभावना वाला व्यक्ति दाजूंग नहीं बल्कि एलिसिया है? जहां तक तियान दाजूंग की बात है, उसका कौशल स्तर तेजी से दंताई फैंग के बराबर पहुंच रहा था, लेकिन एलिसिया की तुलना में यह अभी भी बहुत धीमा था। भाई यानजिंग। ली युआन ने यानजिंग को देखा, जो एक तरफ बैठा था, और मुस्कुराया। मैंने कई लोगों से सुना है कि भाई ने ट्रू इंटेंट को सफलतापूर्वक संक्षिप्त कर दिया है। बधाई हो। ये वह खबर थी जो ली युआन ने वी ग्रुप में देखी थी। यानजिंग पहले तो चौंका, फिर मुस्कुराया और बोला, यह महज एक संयोग था। ट्रू इंटेंट को संघनित करना एक संयोग था। क्या यानजिंग भाई ने वास्तव में सच्चे इरादे को संघनित किया है? बहुत बढ़िया। वह इस साल 7 स्टार माउंटेन से उभरने वाले दूसरे ट्रू इंटेंट ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट होंगे। किसी ने कहा, हाँ, बर्टमैन ने हाल ही में एक सफलता हासिल की है। स्वर्गीय पृथ्वी के सच्चे इरादे को प्राप्त करना कितना कठिन है। भाईयान केवल अपने 30वें दशक में है। जो समूह मूल रूप से बातचीत कर रहा था, वे बातचीत से फट गए। उनकी आंखों में ईर्ष्या प्रकट हुई। वे शुरू में यानजिंग से बहुत परिचित नहीं थे, केवल जिन हुगुओ और यानजिंग ही अधिक बातचीत करते थे। आखिरकार उम्र में अंतर था और वे पहले से एक दूसरे से परिचित नहीं थे। लेकिन ट्रू इंटेंट को संक्षेप में प्रस्तुत करना पूरी तरह से अलग था। इसका मतलब था 7 स्टार माउंटेन में सबसे मजबूत समूह के बीच खड़ा होना। मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में हर साल केवल कुछ सच्चे इरादे वाले मूल मार्शल कलाकार पैदा होते थे और उनमें से प्रत्येक असाधारण था। जब हर कोई यानजिंग को बधाई दे रहा था, अचानक वूश, हॉल के प्रवेश द्वार पर एक ज्वलंत लाल वस्त्र पहने व्यक्ति प्रकट हुआ। ली युआन, देरी के लिए क्षमा करें, मुझे देर हो गई है। जिया देश मदद मांगता है। लिन लान्यू एकता का भाग्य _3। तुरंत ही बहुत से लोगों की नज़र उस आकृति पर पड़ी। लाल रंग का लबादा पहने, लंबे बाल लहराते हुए पूरा व्यक्ति ऐसा लग रहा था जैसे जीवन पूरी तरह खिल गया हो, किसी आकर्षक तरीके से नहीं, बल्कि जीवंतता और ऊर्जा का एक बेबाक प्रदर्शन। बहुत सुंदर। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। लगभग सभी लोग चुप हो गए, अपनी सांस रोककर उस नवागंतुक को देखने लगे। अवचेतन रूप से कई लोग उसकी तुलना एलिसिया से करने से खुद को रोक नहीं पाते। आपको पता होना चाहिए, पिछले वर्ष एलिसिया को मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में नंबर 1 सौंदर्य के रूप में लगभग मान्यता मिल गई थी। जैसे जैसे मार्शल कलाकार अपने जीवन स्तर में सुधार करते हैं, उनकी त्वचा, बाल, मांसपेशियां और हड्डियां लगातार बदलती रहती हैं और असाधारण रूप से सुंदर बन जाती हैं। लेकिन उस आंतरिक आभा और स्वभाव को बदलना कठिन होता है। तुलना करने पर लोगों को एहसास हुआ, दोनों बिल्कुल विपरीत छोर पर थे, एक ज्वाला की तरह उभरत, दूसरा पानी की तरह कोमल। लान्यू, तुम आ गए। ली युआन खड़ा हुआ, एक मुस्कान के साथ बोला, आइए बैठिए। लान्यू, क्या ये लिन लान्यू है? वह क्रॉस, सी फैंग और एलिसिया जैसे लोग जिन्होंने फियर्स फेदर स्टार दायरे में भाग लिया था, तुरंत समझ गए कि वह कौन थी। लिन लान्यू, तुम भी मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में शामिल हो गई हो। तियान दाजूंग, जो एक तरफ बैठा था, हंसा। अगर मुझे सही से याद है तो तुम और ली युआन हाई स्कूल के सहपाठी थे, है ना? उस समय तुम्हारा रिश्ता काफी खास लगता था। हाँ, हाई स्कूल के सहपाठियों। लिन लान्यू ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, उसकी आवाज़ स्पष्ट और जीवंतता से भरी थी। उस समय वे तीनों जियांगबेई मार्शल यूनिवर्सिटी में विशेष आमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए थे, इसलिए तियान दाजूंग को भी लिन लान्यूए का कुछ प्रभाव था। हाई स्कूल के सहपाठी, क्या ली युआन ने उसे लान्यूए कहा? ये दोनों। कई लोगों को तुरंत ही एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उनके जैसी शीर्ष प्रतिभाओं के लिए एक ही हाई स्कूल से दो ऐसे बच्चों को पैदा करना लगभग असंभव था। ली युआन और लिन लान्यू के रिश्ते, एक दूसरे को संबोधित करने का उनका तरीका, अपने विचारों को बेलगाम न होने देना कठिन था। क्रॉस, सी फैंग और दांताई फैंग जैसे लोग एलिसिया की ओर देखे बिना नहीं रह सके। वे उसे निजी तौर पर बेहतर जानते थे और ली युआन के प्रति एलिसिया की भावनाओं का स्पष्ट अनुमान लगा सकते थे। सब लोग मेरी बात सुनो। मैं ब्लू स्टार जिया कंट्री से लिन लान्यू का परिचय देना चाहूँगा। उसे कुछ दिनों पहले मार्शल डिवाइन हॉल में शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सभी के बीच अधिक बातचीत होगी। लिन लान्यू ने भी सभी की ओर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। क्या विशेष रूप से आमंत्रित? हर कोई कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, विशेष रूप से दांताई फैंग जैसी प्रतिभाएं, जिनकी पृष्ठभूमि काफ़ी गहरी थी और जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने की कठिनाई के बारे में अच्छी जानकारी थी। एलिसिया भी मुस्कुराकर देखने लगी।
एलिसिया, तुम्हारी प्रतिद्वंद्वी आ गई है और मुझे यकीन है कि उसकी नज़र ली युआन पर है। एलिसिया के दिमाग में एक युवा आवाज़ गूंजी, इसके अलावा मुझे उस पर एक बहुत ही अप्रिय आभा महसूस हो रही है। एक सच्चे फीनिक्स की आभा। उसने सच्चे फीनिक्स ब्लडलाइन को जगाया होगा और मुझे डर है कि यह शुद्ध रक्त के करीब है। सच फीनिक्स? एलिसिया ने असमंजस में जवाब दिया। एक प्रकार का दिव्य पशु। युवा स्वर ने कहा, एक वयस्क व्यक्ति दिव्य प्राणी बन सकता है। हालांकि वह शुद्ध रक्त वाली नहीं है, लेकिन इतनी समृद्ध रक्त रेखा होने से उसे अग्नि तत्व के साथ एक आश्चर्यजनक आत्मीयता मिलेगी जिससे वह एक संभावित अर्धदेव बन जाएगी। मुझे संदेह है कि दुनिया के भीतर की दुनिया जिसका हमने पहले सामना किया था, एक दिव्य स्तर के सच्चे फीनिक्स द्वारा छोड़ी गई थी और लिन लान्यू नामक इस छोटी सी को दिव्य सत्ता विरासत में मिली है। युवा आवाज जारी रही, इसलिए उसे विशेष रूप से शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। संभावित देवता, दैवीय सत्ता की विरासत। एलिसिया अंदर से चौंक गई, ये जानकर कि इसका क्या मतलब है। ली युआन बहुत उत्कृष्ट है, क्या उसके लिए उसे पसंद करना सामान्य नहीं है? एलिसिया ने शांति से कहा, यह सिर्फ मेरे अपने अच्छे निर्णय को साबित करता है। क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि तुम प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगे? युवा आवाज ने चिढ़ाते हुए कहा। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आप लड़ सकें। एलिसिया ने शांति से जवाब दिया, इसके अलावा साधना ही आधार है। मुझे ली युआन पसंद है, लेकिन एक दिव्य प्राणी बनना मेरा अंतिम लक्ष्य है। हाँ, ये तो ऐसा ही है। युवा स्वर हंसा, एक बार जब आप एक देवता बन जाते हैं, एक दिव्य प्राणी बन जाते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से समझ जाएंगे कि प्यार और स्नेह आपके लंबे जीवन में सिर्फ सजावट हैं। हालांकि जो बात युवा आवाज नहीं देख सकी, वह थी एलिसिया की आंखों में चमकती दृढ़ निश्चयी चमक। अल्पविराम। 2 घंटे बाद भोज समाप्त हो गया। लोग ली युआन को विदाई देकर एक के बाद एक चले गए। लिन लान्यू अंत तक टिके रहे। कई सर्विस रोबोटों ने पूरे बैंक्वेट हॉल की सफाई कर दी। ली युआन और लिन लान्यू भी रेस्तरां से बाहर निकलकर बाहर प्लाजा में आ गए, जहां काफी आरामदायक हल्की हवा चल रही थी। लान्यू, आपकी प्रशिक्षुता के लिए बधाई। ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा आत्मा की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद आपकी प्रगति पर्याप्त होनी चाहिए। ली युआन ने बहुत पहले ही दिव्य महल जांच का प्रयोग किया था, जिससे ये पुष्टि हो गई थी कि लिन लान्यू की शारीरिक गुणवत्ता 23 स्तर तक पहुंच गई थी। ये भी सौभाग्य था कि मैं 6 अग्निशोधन निर्वाण परीक्षणों को सहन करने में कामयाब रही, जिसने मेरे वंश को पूरी तरह से जागृत कर दिया, जिससे ये प्रगति हुई। लिन लान्यू ने हंसते हुए, कुछ भी नहीं छिपाते हुए, हॉल ऑफ इनहेरिटेंस में अपने अनुभवों को याद किया। पहला, क्योंकि ली युआन स्वयं एक पृथ्वी प्रणाली दिव्य प्राणी विरासत का उत्तराधिकारी है। दूसरा, लिन लान्यू ने ली युआन पर भरोसा किया। ली युआन ने ध्यान से सुना। जब उन्होंने लिन लान्यू को फायर रिफाइनिंग निर्वाण की यातनापूर्ण पीड़ा के बारे में शांतिपूर्वक बोलते सुना, ली युआन लिन लान्यू की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसके चेहरे पर किसी भी भावनात्मक उतार चढ़ाव को देखने में असमर्थ था। लिन लान्यू ने ऐसे बात की जैसे वह किसी और के दर्द को बयान कर रही हो। पहली बार ली युआन ने लिन लान्यू के दिल में एक मजबूत विश्वास महसूस किया। कोई भी व्यक्ति ऐसी कठिन परीक्षा से बिना शक्तिशाली विश्वास के नहीं गुजर सकता। ली युआन, आपको और कई अन्य लोगों को मैं उन बेहद भाग्यशाली लोगों में से एक लग रहा हूं। लिन लान्यू अचानक मुस्कुराया। क्या मतलब है तुम्हारा? ली युआन ने पूछा। मेरी माँ उड़ते हुए स्वर्ग क्षेत्र में धधकती हुई ज्वाला परिवार की एक बुजुर्ग हैं। लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिता भी एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा हैं। एक युवा के रूप में मेरी प्रतिभा को उच्च नहीं माना जाता था, लेकिन मेरे माता पिता के समर्थन से मेरी साधना की गति अच्छी थी। बाद में हाई स्कूल के अपने वरिष्ठ वर्ष में मैं सच्चे फीनिक्स वंश की एक निशानी को जगाने के लिए भाग्यशाली था। अंततः एक दिव्य प्राणी का नामित शिष्य बनने के लिए अपने वंश पर भरोसा किया। जिया देश मदद मांगता है। लिन लान्यू एकता का भाग्य _4। ऐसा लगता है कि यह सब अच्छे भाग्य के कारण है, लिन लान्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन अपनी हंसी रोक नहीं सका, चाहे वह रक्त वंश हो या भाग्य। तथाकथित भाग्य वास्तव में साधना का एक हिस्सा है। भाग्यशाली, क्या आप कहेंगे कि माइंड स्पिरिट डिवाइन पैलेस को जागृत करना सौभाग्य की बात थी? क्या प्रिंसिपल फैंग हाई जैसे व्यक्ति को उनकी असाधारण प्रतिभा के कारण भाग्यशाली माना जाएगा? मेरी माँ सबसे कम उम्र की उड़ती हुई स्वर्ग योद्धा थी और धधकती हुई ज्वाला परिवार में सबसे शुद्ध रक्त वाली थी। लिन लान्यू की आंखों में यादों की एक चमक चमक उठी। मूल रूप से परिवार ने उसकी शादी किसी अन्य बुजुर्ग से तय की थी, ताकि एक और भी शुद्ध रक्त वाली संतान पैदा हो। लेकिन मेरी माँ को मेरे पिता से प्यार हो गया, जो उस समय एक प्राइम वॉरियर थे। उन्होंने गुप्त रूप से विवाह किया और मेरे बड़े भाई को जन्म दिया, जिसने ब्लेजिंग फ्लेम परिवार को क्रोधित कर दिया, लेकिन वे इसे रोक नहीं सके। बाद में मेरे जन्म के कुछ समय बाद मेरी माँ एक बड़ी लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई और ठीक होने के लिए ब्लेजिंग फ्लेम सिटी लौट आई। लिन लान्यू ने कहा, लेकिन मेरे बड़े भाई, मेरे दूसरे भाई और मैं, हम में से कोई भी सच्चे फीनिक्स ब्लडलाइन को नहीं जगा सका।
जिससे ब्लेजिंग फ्लेम परिवार पूरी तरह से निराश हो गया और उन्होंने उसकी रिकवरी का इस्तेमाल मेरी मां को कैद करने और हमारे परिवार को फिर से एकजुट होने से रोकने के बहाने के रूप में किया। यहाँ तक कि मेरे पिता के बाद में फ्लाइंग हेवन योद्धा बनने के बाद भी इसने ब्लेजिंग फ्लेम परिवार के फैसले को नहीं बदला, लिन लान्यू ने गंभीरता से कहा। ली युआन ने सोच विचार कर कहा। वह समझ गया कि ब्लेजिंग फ्लेम परिवार ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसे परिवार के लिए कुल के हित व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यदि दो शुद्ध रक्त रेखाओं वाले उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा विवाह करते हैं तो इससे परिवार में कई और उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं का जन्म हो सकता है, और यहाँ तक कि एक ऐसी संतान भी पैदा हो सकती है जो दिव्य सत्ता विरासत की आवश्यकताओं को पूरा करती हो। आप देखिए, फ्लेम सिटी में ब्लेजिंग फ्लेम फैमिली की स्थापना करने वाले डेमिगॉड का मूल उद्देश्य एक ऐसी संतान पैदा करना था जिसका वंश सीमा आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। यदि कोई उड़ता हुआ स्वर्ग का बुजुर्ग बिना किसी दंड का सामना किए कबीले के नियमों को तोड़ता है तो वह अपने साथी कबीले के लोगों का सम्मान कैसे प्राप्त कर सकता है। मेरे पिता पूरे साल युद्ध में रहते थे और मेरे बड़े भाइयों ने बड़े होने के बाद अपना जीवन शुरू किया, लिन लान्यू ने शांति से कहा। मूल रूप से मेरे पिता मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजना चाहते थे, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता था और गुवान माउंटेन जिले में ही रहना चाहता था। आखिरकार मेरी बचपन की सारी यादें वहीं हैं। ली युआन को तुरंत गो कियांगन की यह बात याद आ गई कि लिन लान्यू प्राथमिक विद्यालय से ही अकेले रह रही थी। अध्याय 61। शायद उसकी रहने की स्थिति भी काफ़ी आरामदायक थी, लेकिन लिन लान्यू का दिल बहुत अकेला रहा होगा। तो छोटी उम्र से ही आपने कड़ी मेहनत की है और धधकती लौ परिवार के कठोर प्रशिक्षण को सहन किया है। दुनिया के भीतर दुनिया में कई परीक्षण और पीड़ाएं झेली हैं, ये सब अपने परिवार को फिर से एकजुट करने के लिए। ली युआन ने धीरे से कहा। वह जानता था कि लिन लान्यू ने हमेशा कड़ी मेहनत की थी, हालांकि वह अपने 24 घंटे के प्रशिक्षण के साथ पूरी तरह तालमेल नहीं रख पाया था। अध्याय 98। सही, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन ये लक्ष्य उस समय प्राप्त हो गया जब मेरे पिता फ्लाइंग हेवन पीक योद्धा बन गए और मैंने अपने वंश को जागृत कर लिया, लिन लान्यू ने कहा। तब मेरी मां को रिहा कर दिया गया और उन्हें एक बुजुर्ग के रूप में बहाल कर दिया गया। ली युआन ने एहसास में सिर हिलाया। सचमुच वह इन रहस्यों से अनभिज्ञ था। जब मैंने पहली बार दुनिया के भीतर दुनिया में प्रवेश किया तो मैंने चुपचाप प्रतिज्ञा की कि एक बार जब मैं एक दिव्य प्राणी का शिष्य बन गया और बाद में एक यक्ष जो धधकती लौ परिवार को नियंत्रित करेगा, तो मैं परिवार के सभी पुरातन और बुरे रीति रिवाजों को मिटा दूंगा। लिन लान्यू की आंखें दृढ़ थीं और उसकी आवाज़ दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। ली युआन को अब समझ आ गया, ये सबसे अधिक संभावना है। लिन लान्यू का आंतरिक जुनून था जिसने आज तक हर कदम पर उसका साथ दिया। अपने वंश को जागृत करना उसका सौभाग्य था, लेकिन इस दृढ़ विश्वास के बिना वह कभी भी संपूर्ण परिवर्तन तक पहुंचने के लिए इतनी सारी बाधाओं को पार नहीं कर पाती। सबसे कठिन समय पहले ही आपके पीछे रह गया है। मुझे विश्वास है कि आप निश्चित रूप से एक देवता बन जाएंगे, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। ली युआन, धन्यवाद। लिन लान्यू ने ली युआन की ओर कृतज्ञता भरी मुस्कान के साथ देखा। इतने लंबे समय तक मेरी बातें सुनने के लिए तैयार रहने के लिए। ये बात काफ़ी समय से दबा कर रखी गई थी, अब जब मैंने ये कह दिया है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्पविराम। 100% फ्री स्टॉक एनालिसिस एंड शेयर प्राइस फोरकास्ट्स। हाउ टू सक्सीड इन ट्रेडिंग, विश आई न्यू दिस सूनर। ली युआन ने लिन लान्यू को उड़ते हुए वाहन पर रवाना होते देखा। चौक में खड़े होकर हवा का सामना करते हुए वह काफ़ी देर तक विचार करता रहा। हर किसी का अपना लक्ष्य होता है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। किसी चीज़ के प्रति जुनून, उसकी खोज और उसमें दृढ़ता बनाए रखने से व्यक्ति के बड़ी सफलता प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की झलक दिखाई दी। मुझे जितनी जल्दी हो सके अपनी स्टार तकनीक को पूर्ण करना होगा ताकि मैं रॉबसी स्टार दायरे के लिए रवाना हो सकूं। ठीक तभी ली युआन को रॉबसी स्टार रियल्म गार्ड मिशन के संबंध में विस्तृत निर्देश और आवश्यकताएं प्राप्त हुई थीं। विवरण की संक्षिप्त समीक्षा करने के बाद ली युआन ने अपना निर्णय लिया मिशन को स्वीकार करने का। वूश, ली युआन आसमान में उड़ता हुआ ऊपर की ओर लहराती पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ गया। इस दृश्य को मार्शल डिवाइन हॉल के कई सदस्यों ने तुरंत देखा जो व्याख्यान भवन से बाहर आए थे। उड़ना, यह एक सच्चा इरादा प्रधान योद्धा है। मैं इसे कैसे देख सकता हूँ, ये तो ली युआन प्रतीत होता है। मार्शल डिवाइन हॉल के ये सदस्य कुछ हद तक चौंक गए। ली युआन की मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा थी जो पूरी तरह से ल्यूड नेफ के बराबर थी और शायद उससे भी अधिक प्रसिद्ध थी। तेजी से ली युआन ने स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे इरादे को संघनित कर दिया है। ये बात हजारों मार्शल डिवाइन हॉल सदस्यों के बीच तूफान की तरह फैल गई। ली युआन की शक्ति, स्टार तकनीक साधना, मासिक पास के लिए अनुरोध। स्वर्ग और पृथ्वी के सच्चे इरादे के बारे में ली युआन की जानकारी की खबर मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र में तेजी से फैल गई। ली युआन ने सफलता प्राप्त कर ली है। सच्चा इरादा बता रहे हो? उसकी उम्र कितनी है?
वह बर्टमैन से थोड़ा ही पीछे है ना? कहना मुश्किल है। जब वह 7 स्टार माउंटेन पर चढ़ा था तो उसकी ताकत बर्टमैन से कहीं ज्यादा थी। हो सकता है कि उसने पहले ही चढ़ाई कर ली हो और बस कभी खबर लीक न की हो। चर्चाएं जोरों पर थीं। विशेष रूप से दांताई फैंग, एलिसिया, तियान दाजुआंग, यानजिंग और अन्य लोग और भी अधिक आश्चर्यचकित थे, क्योंकि वे अभी अभी एक सभा में थे और यानजिंग को स्वर्ग और पृथ्वी के वास्तविक इरादे को समझने के लिए बधाई दे रहे थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कुछ ही समय में ली युआन की सफलता की खबर आएगी, जिससे उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। भोज के दौरान ली युआन ने कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि मार्शल डिवाइन हॉल के 1000 से अधिक सदस्यों को पहले से ही पता था। ली युआन, यह अद्वितीय प्रतिभा जिसने 7 सितारा पर्वत पर सबसे कम उम्र का रिकॉर्ड बनाया था, एक वर्ष के बाद एक बार फिर 7 सितारा पर्वत की चोटी पर मजबूती से खड़े होकर 7 सितारा सभ्यता में सबसे कम उम्र के सच्चे इरादे वाले मूल योद्धा का रिकॉर्ड बनाया था। मार्शल डिवाइन हॉल के सदस्यों को स्पष्ट रूप से 4 स्तरों में विभाजित किया गया: साधारण शिष्य, कुलीन शिष्य, साधारण 7 स्टार माउंटेन सदस्य और सच्चे इरादे वाले मूल योद्धा। अभिजात शिष्य आमतौर पर बाहरी दुनिया के शीर्ष ग्रेड मूल मार्शल कलाकारों के साथ अनुकूल तुलना करते हैं और यहां तक कि अधिक मजबूत होते हैं। साधारण 7 स्टार माउंटेन सदस्य कम से कम कौशल क्षेत्र में 5वें चरण की पूर्णता की दहलीज तक पहुंचते हैं और उड़ने की क्षमता के बिना एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा की ताकत रखते हैं। कुल मिलाकर लगभग 30 सच्चे इरादे वाले मूल योद्धा थे। उनमें से प्रत्येक उड़कर धरती से बच सकता था और हर कोई एक साधारण उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा को दबाने में सक्षम था। उनमें से अधिक शक्तिशाली एक साधारण उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा को भी मार सकता था और अब ली युआन इस स्तर का था। शिखर पर पहले लुडेनेफ और अब युजिंगे थे। उन दोनों ने अपने कार्यों से यह सिद्ध कर दिया था कि वे अकेले ही साधारण उड़ते हुए आकाश के समूह से मुकाबला करने की शक्ति रखते हैं। अल्पविराम। 7 स्टार माउंटेन पर विला हवेली में ये लोग। ली युआन ने समूह में 1 दर्जन से अधिक लोगों द्वारा प्रसारित किए जा रहे संदेशों को देखा, सभी उसके एक सच्चे इरादे वाले मूल योद्धा बनने के बारे में बात कर रहे थे। उसने वीचैट बंद कर दी। वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गया। रॉब सागर युद्ध में भारी क्षति हुई है और जिया देश से कई लोग वहां सुदृढ़ीकरण के लिए जा रहे हैं। ली युआन को अचानक याद आया कि उसने कुछ क्षण पहले युद्ध की स्थिति का विस्तृत परिचय देखा था और उसके दिल में एक अनाम क्रोध की लहर उठी। बचपन से ही मातृभूमि की रक्षा उनका आदर्श रहा था। अपने चाचा की घटना के कारण रॉब सी स्टार दायरे में गहरे एलियन जाति के प्रति उसकी नफरत बढ़ गई और उसने एक बार कसम खाई थी कि एक दिन वह बदला लेने के लिए रॉब सी स्टार दायरे में गहराई तक प्रवेश करेगा। अब युद्ध के एक नए दौर के शुरू होने के साथ ली युआन अब अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। उन्होंने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। ये भी वास्तविक युद्ध प्रशिक्षण का एक रूप था। बड़े भाई यू, वू मनोंग और अन्य लोग मिंगक्सू स्टार दायरे में फंस गए हैं। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करता तो शायद 7 सितारा पर्वत से केवल 1 या 2 सच्चे इरादे वाले मूल योद्धा ही जाने के मिशन को स्वीकार करेंगे। यह इस लड़ाई को जीतने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। रॉब सागर युद्ध भयंकर प्रतीत हो सकता है, लेकिन चूंकि इसने 7 स्टार एलायंस की नींव को प्रभावित नहीं किया था, इसलिए गठबंधन के उच्च अधिकारियों ने कोई मांग नहीं की तथा युद्ध के लिए स्वेच्छा से आगे आने का निर्णय पूरी तरह से 7 स्टार माउंटेन के प्रतिभाशाली लोगों पर छोड़ दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगर मैं लड़ाई में शामिल हो गया तो खबर लीक होने पर मुझे डर है कि यह त्यानलियांग कबीले के शीर्ष प्रतिभाओं को मुझे मारने की कोशिश करने के लिए प्रेरित करेगा। ली युआन ने सोचा, उसकी आंखों में चमक थी। फिर मुझे अपनी ताकत की वर्तमान सीमा तक जितना संभव हो उतना पहुंचना चाहिए। स्मार्ट रिंग में कंपन हुआ और ली युआन नीचे देखने से खुद को रोक नहीं सका। ओह, मार्शल डिवाइन हॉल ने मेरी 7 स्टार माउंटेन रैंकिंग को 32वें स्थान पर बदल दिया है। ली युआन ने मार्शल डिवाइन हॉल के उच्चतम स्तर से एक नोटिस प्राप्त करते हुए सोचा। पिछले 1 साल से वह अपनी साधना में ली फैंग सेमी डिवाइन का अनुसरण कर रहा था और किसी भी मिशन में भाग नहीं लिया था। अगर किसी को उसकी असली ताकत का पता न चले तो स्वाभाविक रूप से उसकी रैंकिंग नहीं बढ़ेगी। 32वां। ली युआन ने दिव्य महल के पैनल को स्कैन करते हुए मन ही मन सोचा। जीवन स्तर 29.9। दूसरा रैंक। मुट्ठी की ताकत 1002 किलोग्राम। गति 420 मीटर सेकंड। आध्यात्मिक शक्ति 36.9। इच्छा शक्ति 36। आध्यात्मिक जागृति स्तर 45%। वर्तमान ऊपरी सीमा 45%। स्टार मेरिडियन 5 सितारा मेरिडियन 10 परतें जोड़ 6 परतें जोड़ 5 परतें जोड़ 5 परतें जोड़ 4 परतें। कौशल क्षेत्र पृथ्वी का सही अर्थ 6ठी स्टेज। प्रारंभिक रैंक हवा के रहस्य 5वीं स्टेज 98%। पानी के रहस्य 5वीं स्टेज 3%। लकड़ी के रहस्य 5वीं स्टेज 2%। 9 गुना सितारा तकनीक पृथ्वी सितारा शिरा का सच्चा समाधान पहला आदेश स्तर 99। 5वीं परत स्टार तकनीक तारकीय रहस्यमय शरीर दूसरा आदेश स्तर 510। अल्पविराम
मेरा जीवन स्तर बहुत पहले ही द्वितीय श्रेणी की सीमा तक पहुंच चुका है। ली युआन ने मन ही मन सोचा, अपनी आधारभूत शक्ति को और अधिक मजबूत बनाने के लिए मुझे या तो एक मजबूत बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक विकसित करनी होगी या फिर एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा बनना होगा। लेकिन 5 सितारा मध्याह्न रेखाओं के साथ और 6 सितारा नाड़ी से अभी भी थोड़ा दूर होने के कारण ली युआन स्वाभाविक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएगा। 6 सितारा मध्याह्न रेखा तक पहुंचना पहले से ही बहुत कठिन है, 7 सितारा शिराओं और 8 सितारा शिराओं तक पहुंचना तो दूर की बात है, ये और कितना मुश्किल हो सकता है। ली युआन ने मन ही मन आह भरी। पिछले वर्ष में स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों का अनुमान लगाने और उन पर विचार करने के अलावा ली युआन ने अपनी दृश्य विधि और तारा मध्याह्न रेखाओं के जागरण में भी कभी ढील नहीं दी थी। हालांकि जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, स्टार मेरिडियन को जागृत करना मुश्किल होता गया। साल भर में 5 जागृत स्टार मेरिडियन वास्तव में मजबूत हो गए थे, यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर भी चौथी परत तक पहुँच गया था। फिर भी उसने अभी तक एक नया स्टार मेरिडियन नहीं बनाया था। बेशक ली युआन बहुत चिंतित नहीं था। साधना के संबंध में, चाहे वह तारा मध्याह्न जागरण हो या आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि या अन्य कई पहलू हों, जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता गया ये सब अधिकाधिक कठिन होता गया। जहां तक ली युआन को पता था, लूडेनेफ की तरह 5 सितारा मध्याह्न रेखाओं तक पहुंचने में कई साल लग गए। फिर 6 सितारा नाड़ी के स्तर तक पहुंचने में 1 दशक से अधिक समय लगा। इसकी तुलना में ली युआन की तारा मध्याह्न जागरण की गति पहले से ही आश्चर्यजनक थी। स्टार मेरिडियन जागरण व्यक्ति की अंतर्निहित स्टार मेरिडियन प्रतिभा, आध्यात्मिक शक्ति, कौशल और अन्य कारकों से संबंधित है। अगर मेरी आध्यात्मिक शक्ति अर्धदिव्य स्तर तक पहुंच जाती है तो इससे मेरी वास्तविक युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। ली युआन ने मन ही मन अपना सिर हिलाया, इससे स्टार मेरिडियन के जागरण में भी तेजी आएगी और शायद आध्यात्मिक जागृति की ऊपरी सीमा 50% तक भी पहुंच जाएगी, जिससे दूसरे आध्यात्मिक मार्गदर्शन की अनुमति मिल जाएगी। अफसोस, वहां तक पहुंचना और भी कठिन था। एड्स बाय पब फ्यूचर विजुअलाइजेशन विधि का अभ्यास करने के बावजूद 36वें स्तर पर सफलता के बाद आध्यात्मिक शक्ति में एक प्रकार की बड़ी बाधा आ गई थी। प्रगति धीमी और धीमी होती जा रही थी। यही बात सच भी थी। आज तक ली युआन को इस बात का कोई स्पष्ट अंदाजा नहीं था कि आध्यात्मिक जागृति की ऊपरी सीमा को बढ़ाने के लिए कितनी आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता थी। ये सब अज्ञात रहा। ताकत बढ़ाने के लिए मुख्य रूप से 4 पहलू हैं: आधार, हथियार, कौशल क्षेत्र और स्टार तकनीक। ली युआन ने विचार किया। कौशल क्षेत्र। पिछले वर्ष में ली युआन ने पवन शिरा में आश्चर्यजनक प्रगति की। पृथ्वी के सच्चे अर्थ के पहलू में ये छठे चरण की प्रारंभिक रैंक पर बना हुआ प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में उसने जबरदस्त प्रगति की थी, अन्यथा वह 2 रहस्यों को एक दूसरे के साथ संयोजित करने में सक्षम नहीं होता। यहाँ तक कि विश्व के रहस्यों की अपनी धारणा के दौरान बिना यह महसूस किए कि वह पहले से ही जल के रहस्यों और लकड़ी के रहस्यों में प्रारंभिक प्रविष्टियां कर चुका था। लेकिन ये केवल एक प्रारंभिक स्तर की समझ थी। ये सब बिल्कुल सामान्य था, क्योंकि सभी चीज़ों का संचालन और दुनिया के रहस्य स्वाभाविक रूप से एक ही हैं। उदाहरण के लिए, ली युआन जो जानता था उसके अनुसार एक अग्नि प्रणाली अर्धदिव्य जिसने सैकड़ों वर्षों तक साधना की थी, अक्सर अनजाने में कई पहलुओं जैसे कि वायु का रहस्य, धातु का रहस्य आदि में 5वें चरण के पूर्णता स्तर तक पहुंच गया। यह एक ऐसा नियम है जो हजारों अन्य नियमों के जन्म का कारण बनता है। हालांकि ली युआन ने संक्षिप्त प्रयास के बाद पुष्टि की कि जल के रहस्य और लकड़ी के रहस्यों में उनकी प्रतिभा काफ़ी साधारण थी और उन्होंने जानबूझकर आगे के चिंतन से खुद को विचलित नहीं किया था। अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ भी उन्हें विश्वास नहीं था कि वह 4 महान कानूनों को एक साथ महारत हासिल करने में सफल हो सकते हैं। कौशल के संदर्भ में, जब तक पृथ्वी का सच्चा अर्थ छठे चरण के मध्यवर्ती स्तर पर नहीं पहुंच जाता या हवा का रहस्य सच्चे इरादे को संघनित नहीं कर देता, तब तक अल्पावधि में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन मुश्किल होगा। ली युआन ने सोचा, दुनिया के रहस्यों को समझना जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। केवल हथियार और स्टार तकनीकें ही बची हैं। अल्पविराम। कुछ देर सोचने के बाद, अन्य स्तर 29 मूल योद्धा अक्सर केवल 1 या 2 स्टार तकनीक ही विकसित कर सकते हैं। ली युआन ने सोचा, लेकिन मैंने सबसे पहले बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक विकसित की, जिससे मेरे शरीर की नींव बेहद मजबूत हो गई और स्टार मेरिडियन भी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गए। शायद इससे मुझे एक अतिरिक्त स्टार तकनीक विकसित करने में मदद मिली। ली युआन पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, वह केवल कोशिश कर सकता था। उन्हें सिखाई गई कई स्टार तकनीकों में से ली युआन ने जो तकनीक चुनी वह 5वीं परत स्टार तकनीक, छाया विभाजन तकनीक थी। इसके 3 कारण थे। सबसे पहले, एक बार जब वह साधना में कुछ सफलता प्राप्त कर लेगा तो यह उसकी अंतिम चाल, छाया क्षेत्र, को और अधिक भयानक और अप्रत्याशित बना देगा। ये ली युआन की सबसे मजबूत चाल थी। स्वाभाविक रूप से वह अपनी मजबूत बात को और भी मजबूत बनाना चाहता था। दूसरा, खतरे के समय में शैडो डिवीजन तकनीक का उपयोग भी कवर के रूप में किया जा सकता है, और हालांकि यह 5वें लेयर स्टार तकनीक
विंड फेदर की तरह सीधे गति और आंदोलन तकनीक को बढ़ाने वाला नहीं है, यह उसके जीवन को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरा, 5वीं परत स्टार तकनीक, छाया विभाजन तकनीक और 7 सितारा तकनीक। 9 गुना छाया क्लोन एक ही वंश से निकलती है। भविष्य में जैसे जैसे उसके स्टार मेरिडियन मजबूत होते जाएंगे, वह बिना किसी बाधा के 9 गुना छाया क्लोन की खेती करने में सक्षम हो जाएगा। हालांकि स्टार तकनीक को फिर से विकसित किया जा सकता है, लेकिन जितना गहरा अभ्यास किया जाता है उतनी ही अधिक कीमत चुकानी पड़ती है और इसका शरीर पर भी प्रभाव पड़ सकता है। ली युआन ने सोचा, स्टार तकनीक चुनने में व्यक्ति को बहुत सावधान रहना चाहिए। अन्य प्राइम वॉरियर्स और फ्लाइंग हेवन वॉरियर्स को शायद उतनी परवाह नहीं होगी। आखिरकार, अधिकांश उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के लिए 7वीं परत स्टार तकनीक को विकसित करने में सक्षम होना पहले से ही बहुत कीमती है। लेकिन ली युआन ने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया था वह था प्रत्येक स्टार मेरिडियन के लिए कम से कम एक 7वीं परत स्टार तकनीक की साधना करना, या साधारण स्टार तकनीकों का अभ्यास करना जो उसके भविष्य को प्रभावित नहीं करेगी। कुछ भी दोषपूर्ण होने से बेहतर है कि कुछ भी न हो। अल्पविराम। छाया विभाजन तकनीक की साधना करने के लिए एक विधि है शरीर के भीतर मूल शक्ति का उपयोग करते हुए स्वयं पर भरोसा करना। पहले क्रम की सीमा तक साधना करने में कम से कम 3 महीने या अधिकतम 6 महीने लगेंगे। ली युआन स्टार तकनीक की विभिन्न आवश्यकताओं को पढ़ रहा था। दूसरे क्रम की सीमा तक साधना करने में 1 से 3 साल लगेंगे। 3 महीने, 3 साल, मैं इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। ली युआन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे साधना में सहायता के लिए बाहरी वस्तुओं का उपयोग करने का कोई तरीका सोचना होगा। सामान्यतः निम्न स्तरीय स्टार तकनीकें और सामान्य स्टार तकनीकें बाहरी वस्तुओं के बिना भी विकसित की जा सकती हैं, लेकिन इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। हालांकि उच्च स्तरीय स्टार तकनीकों के लिए, जैसे कि ग्रेट अर्थ डिवाइन बॉडी और 9 फोल्ड शैडो क्लोन इत्यादि, उन्हें बड़ी संख्या में कीमती और दुर्लभ खजानों की आवश्यकता होती है। ऐसे खजानों के बिना, यहाँ तक कि ली युआन के 7वें लेयर स्टार नस के जागरण के साथ भी, वह उन्हें धीरे धीरे पहले क्रम की सीमा तक विकसित कर सकता है, जिससे उन्हें वर्तमान सीमा तक विकसित करना लगभग असंभव हो जाता है। अल्पविराम। वर्चुअल नेटवर्क स्टारफायर स्पेस। 53,507 स्टार पॉइंट्स। ली युआन ने 7 स्टार ट्रेजर वॉल्ट खोला और अपने पॉइंट्स पेज को देखा। अनजाने में उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। डीन द्वारा 30,007 स्टार पॉइंट दिए गए और अर्ध दिव्य लाइफैंग द्वारा उपहार में दिए गए 20,000 अंक। फिलहाल उसके पास वास्तव में अंकों की कमी नहीं थी। कई तिजोरियों को शीघ्रता से देखने के बाद विंड सोर्स मैरो की 30 यूनिट खरीदें, जिसकी कीमत 1,207 स्टार पॉइंट होगी। थोड़े समय में ग्रेट अर्थ डिवाइन बॉडी को द्वितीय क्रम सीमा तक विकसित करने के लिए पर्याप्त बाह्य खजाने खरीदें, जिसकी लागत 8,607 स्टार पॉइंट होगी। इसके अलावा अन्य जीवन रक्षक वस्तुओं के साथ साथ थर्ड रैंक के उच्च गुणवत्ता वाले बैटल गारमेंट का एक सेट भी खरीदें। कुल 2,107 स्टार पॉइंट्स। ली युआन ने जल्दी से अपना ऑर्डर दे दिया। हजारों 7 स्टॉर्स पॉइंट्स यूं ही खर्च हो गए। दूसरा स्टार मेरिडियन 7वीं परतों के जागरण के करीब था, इसलिए ली युआन को महान पृथ्वी दिव्य शरीर की खेती के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। अल्पविराम। मात्र 6 घंटे बाद ली युआन को जिन खजानों की आवश्यकता थी उन्हें 2 उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के साथ तत्काल भेज दिया गया। भी वितरित किए गए। दिव्य आत्मा द्रव की 6 बोतलें ली युआन की अगले 6 महीने की साधना आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त थीं। अल्पविराम। चलो साधना शुरू करते हैं। ली युआन को कई खजाने मिले और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने छाया विभाजन तकनीक की साधना शुरू कर दी। एक संक्षिप्त प्रयास के बाद, हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, मैं दहलीज में प्रवेश कर सकता हूँ। ली युआन की आंखों में एक चमक चमक उठी। उसकी मजबूत शारीरिक नींव ने वास्तव में उसे अधिक स्टार तकनीकों की खेती करने की अनुमति दी। वह धैर्यपूर्वक साधना करता रहा। अल्पविराम। समय बीतने के साथ 3 दिन बीत गए। मार्शल डिवाइन स्टार दायरे के बाहर युद्ध बेस में एक सम्मेलन कक्ष के अंदर। हाय, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, बहुत से लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं। डीन हाई ने मन ही मन आह भरी। 7 स्टार माउंटेन से केवल 3 सदस्यों ने मिशन को स्वीकार किया है और सभी 50वें स्थान के बाद रैंक किए गए हैं। 50 के बाद रैंक वाले लोग ट्रू इंटेंट ओरिजिन मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए लड़ाई में उनसे ज़्यादा मदद नहीं मिली। डीन हाई को उम्मीद थी कि ट्रू इंटेंट ओरिजिन वॉरियर्स लड़ाई में भाग लेंगे। अचानक हम 2 और 7 स्टार माउंटेन सदस्यों ने मिशन स्वीकार कर लिया है। डीन हाई को अचानक सूचना मिली, रैंक 31, रैंक 32। उसके मन में आशा की एक किरण उभरी, क्या ये दोनों सच्चे इरादे वाले मूल योद्धा हैं? रॉब सागर पर पहुंचना। बैकक्वोट। 7 सितारा पर्वत विला निवास के मार्शल आर्ट कक्ष में 7 स्टार माउंटेन सदस्यों का मार्शल आर्ट कक्ष साधारण और विशिष्ट सदस्यों के कक्षों की तुलना में और भी अधिक विशाल था। लंबाई और चौड़ाई दोनों 1 किलोमीटर तक पहुंच गई और ऊंचाई एक आश्चर्यजनक 200 मीटर थी।
इस तरह का विशाल मार्शल आर्ट रूम एक प्राइम योद्धा के लिए चालों की खेती करने के लिए सच्चे इरादे का अभ्यास करने के लिए पर्याप्त था। ली युआन मार्शल आर्ट रूम के केंद्र में खड़ा था। वूश, एक अदृश्य उतार चढ़ाव के साथ ली युआन का आकार हिल गया और तुरंत वह दो छायाओं में विभाजित हो गया, एक समान डिजाइन के कपड़े पहने हुए, नग्न आंखों के लिए पूरी तरह से अप्रभेद्य। दो ली युआन, धमाका धमाका, दोनों छायाएं एक साथ चलीं और अचानक भयानक गति से बाहर निकल गईं। पलक झपकते ही वे दोनों सैकड़ों मीटर दूर जमीन पर जा गिरीं। इसके तुरंत बाद ली युआन की छायाओं में से एक फिर से हिलने लगी। दो छायाएं तुरंत तीन हो गईं। द्वितीय क्रम सीमा तक साधना की गई यह छाया विभाजन तकनीक वास्तव में अपनी प्रभावशीलता में आश्चर्यजनक है। ये वास्तव में मुझे हवा के रहस्य को आह्वान करने और एक पल में दो प्रेत शरीर बनाने की अनुमति देती है, ली युआन ने आश्चर्य में सोचा। साधना शुरू करने से पहले मैं मुश्किल से एक भी प्रेत शरीर नहीं बना सकता था। पवन के रहस्य में कई पहलू हैं जिनका अन्वेषण किया जा सकता है, जिनमें से कुछ गति की ओर झुके हुए हैं, जो अत्यधिक तीव्र गति की खोज करते हैं। कुछ लोग शैडो स्टेल्थ की ओर प्रवृत्त होते हैं, जैसे कि ल्यूड नेफ, जो इस मार्ग में माहिर हैं तथा अपने विरोधियों की हत्या करने में अत्यंत कुशल हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि शुरू से ही ली युआन का लक्ष्य पृथ्वी के रहस्यों के साथ एकीकरण करना था, पवन के रहस्यों के प्रेत शरीर पहलू पर जोर देना, ल्यूड नेफ के मार्ग के साथ समानताएं साझा करना फिर भी पूरी तरह से समान नहीं था। एक सामान्य पांचवें चरण की पूर्णता की समझ, एक प्रेत शरीर का निर्माण भी मुश्किल है। ली युआन ने एक मुस्कान का संकेत प्रकट किया, फिर भी स्टार तकनीक की मदद से मैं दो प्रेत शरीर बनाने में कामयाब रहा। उन्होंने आगे कहा, और प्रत्येक प्रेत शरीर में एक निश्चित मात्रा में आक्रमण करने की शक्ति होती है तथा उसमें धोखा देने के गुण भी अधिक होते हैं। स्टार तकनीक, संक्षेप में, अपने शरीर की क्षमता को अधिकतम करने और स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को समझने के बारे में है, ताकि व्यक्ति 200 या यहाँ तक कि 300% शक्ति के साथ कार्य कर सके। पृथ्वी और हवा के रहस्यों का संयोजन। ली युआन के विचार फिर से चले गए, पृथ्वी के सच्चे अर्थ को आह्वान करते हुए। धमाका, कुछ ही मीटर की दूरी पर पृथ्वी की ऊर्जा की महीन पीली धाराएं बनने लगीं, क्योंकि डोमेन में तीन ली युआन अपनी गति तकनीक का उपयोग कर रहे थे, अप्रत्याशित रूप से और चौंकाने वाली गति के साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, डोमेन में प्रेत शरीर पानी में मछली की तरह है। अपने आप में पृथ्वी का मेरा सच्चा अर्थ और हवा का रहस्य उड़ते स्वर्ग योद्धाओं के बीच मजबूत नहीं माना जाएगा। ली युआन की आंखें प्रत्याशा के साथ चमक उठी, लेकिन संयुक्त रूप से शुद्ध कौशल के मामले में मुझे कई उड़ते स्वर्ग शिखर शक्तिशाली लोगों के करीब पहुंचना चाहिए। मैंने सही रास्ता चुना है, ली युआन ने मन ही मन सोचा। कौशल की समझ जितनी गहराई में जाएगी, यह उतना ही कठिन होता जाएगा। 7 सितारा सभ्यता में एक पीढ़ी के युवा नेता ल्यूड नेफ और ह्यूजिंगे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को छठे चरण के प्रारंभिक रैंक से मध्यवर्ती रैंक तक सच्चे इरादे के रहस्यों को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल से अधिक का समय लगा। ली फैंग सेमी डिवाइन के बाद के वर्षों में ली युआन ने अपना अधिकांश प्रयास पवन के रहस्य को समझने में लगाया। यदि उन्होंने ली युआन की प्रशिक्षण गति के साथ पृथ्वी के रहस्य की समझ पर ध्यान केंद्रित किया होता, तो कोई यह कह सकता था कि पृथ्वी के सच्चे अर्थ को छठे चरण के मध्यवर्ती रैंक तक आगे बढ़ाने की एक निश्चित आशा थी। लेकिन ये भी एक निश्चित बात नहीं थी। भले ही वह पृथ्वी के सच्चे अर्थ तक पहुंच गया हो, फिर भी उसकी समग्र शक्ति अभी की तुलना में बहुत कम होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रहस्यों के संयोजन के अपने फायदे और नुकसान हैं, ली युआन ने सोचा, लेकिन कम से कम अभी के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के दो रहस्यों का संयोजन एक दूसरे को बढ़ावा देता प्रतीत होता है। फायदे नुकसान से अधिक हैं। वाह, एक विचार के साथ ली युआन द्वारा प्रकट किए गए दो प्रेत शरीर विलुप्त हो गए। मिशन आवेदन स्वीकृत हो गया है। ली युआन ने अपने हाथ की स्मार्ट अंगूठी पर नजर डाली। किसी मिशन के लिए आवेदन करने के लिए भी युद्ध में भाग लेने की योग्यता हेतु उच्च स्तरीय अनुमोदन की आवश्यकता होती थी। अब जाने का समय हो गया है। ली युआन ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और फिर महल के बाहर की ओर चल दिया। स्वूश, प्रकाश की एक किरण में तब्दील होकर वह मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर उड़ चला। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। प्रवेश द्वार पर पहचान जांच से गुजरने के बाद ली युआन ने आसानी से मार्ग में प्रवेश किया। मार्शल डिवाइन हॉल के साधारण सदस्यों को बिना अनुमति के अपनी इच्छा से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। बाहर युद्धकालीन बेस में एक सम्मेलन कक्ष के अंदर। हा, यान जिंग, ये तुम ही निकले। डीन हाई ने हंसते हुए कहा, मैं अनुमान लगा रहा था कि मिशन किसने लिया है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह तुम हो। मुझे आपको ट्रू इंटेंट को सफलतापूर्वक संघनित करने के लिए भी बधाई देनी चाहिए, डीन हाई ने हंसते हुए कहा। ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर बनने के लिए आप मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में अभिजात वर्ग में से एक हैं। भविष्य में मुझसे ज़्यादा मजबूत होने में कोई संदेह नहीं है, और स्कूल को आप पर गर्व होगा। AI powered stock analysis and share price forecasts. How to succeed in trading, wish I knew this sooner.
छात्र की हिम्मत नहीं है, यानजिंग ने हंसते हुए कहा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मैंने स्कूल को बदनाम नहीं किया है। उन्होंने कहा, डीन है, छात्र को भी उम्मीद नहीं थी कि आप ही हमें लेने आएंगे। ली युआन के अलावा यानजिंग और जिनहुगुओ हाल के दशकों में कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी में सबसे उत्कृष्ट छात्र रहे हैं। यानजिंग द्वितीय अकादमी से थे और डीन हाई के छात्रों में से एक नहीं थे, लेकिन अब एक दूसरे को फिर से देखकर उन्हें निकटता का एहसास हुआ। आपने अभी अभी ट्रू इंटेंट को संक्षिप्त किया है, क्या आप वाकई इसके लिए तैयार हैं? डीन हाई ने पूछा, अभी भी कुछ चिंतित थे। निश्चिंत रहो, डीन है, यानजिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कई वर्षों से अपनी स्टार तकनीक का भरपूर अभ्यास कर रहा हूं। अब जबकि सच्चा इरादा सामने आ गया है, तो बस थोड़े से अनुकूलन के साथ मैं अपनी पूरी ताकत लगा पाऊंगा। यह अच्छा है, डीन हाई ने सिर हिलाया। आप 7 स्टार माउंटेन 31 हैं, क्या आप जानते हैं कि 32 कौन है? क्या ये ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर है? 32, नंबर 32 ने भी युद्ध के लिए आवेदन किया। यानजिंग पहले तो चौंक गई। उन्होंने अभी तक 7 स्टार माउंटेन की नवीनतम रैंकिंग नहीं देखी थी। अचानक यानजिंग को कुछ दिन पहले की खबर याद आई और एक आंकड़ा जिसका उल्लेख करने पर वह विचार कर रहा था। डीन है, भाई यानजिंग, दरवाजे से एक आवाज आई। तभी काले रंग का युद्ध परिधान पहने एक आकृति प्रकट हुई। ली युआन, ये वास्तव में तुम हो? यानजिंग प्रसन्न हो गई। ली युआन, डीन हाई आश्चर्यचकित था। अल्पविराम, ली युआन के आगमन से यानजिंग और डीन हाई दोनों आश्चर्यचकित हो गए। जल्द ही डीन है को एहसास हो गया। रॉब सागर पर पहुंचना _2। यानजिंग ने कुछ समय पहले ही सफलता प्राप्त की थी और उसे 31वें स्थान पर पदोन्नत किया गया था। ऐसा लगता है कि ली युआन ने अभी अभी सफलता प्राप्त की है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे 32वें स्थान पर पदोन्नत किया जाना चाहिए। ली युआन, आप इसे थोड़ा हल्के में ले रहे हैं, डीन हाई ने गंभीरता से कहा। रॉब सागर में युद्ध का दबाव वास्तव में बहुत बड़ा है, लेकिन आखिरकार ये जीवन या मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंचा है। यह आपके लिए जोखिम को लापरवाही से लेने का समय नहीं है। कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मिशनों के कारण गठबंधन के उच्च अधिकारी 7 स्टार माउंटेन की प्रतिभाओं को अनिवार्य रूप से युद्ध में भाग लेने का आदेश दे सकते हैं। फेयर्स फेदर स्टार रियल्म, मिंगक्सू स्टार रियल्म जैसी जगहें ऐसे कार्यों के लिए बमुश्किल ही योग्य हैं। रॉब सी स्टार दायरे में युद्ध, ये भी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम एक बार हार भी जाते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर स्थानीय क्षेत्र पर पड़ेगा। इसका पूरे 7 स्टार सभ्यता पर बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा, इसलिए गठबंधन अनिवार्य आदेश जारी नहीं करेगा। आखिरकार 7 स्टार माउंटेन से केवल इतनी ही प्रतिभाएं हैं, उन्हें प्रशिक्षित होने के लिए बहुत समय चाहिए। अगर उन्हें दूसरे स्तर के स्टार दायरे में हर छोटे और बड़े युद्ध में लड़ना है तो मृत्यु दर बढ़ जाएगी, जो पूरी सभ्यता के दीर्घकालिक विकास के लिए फायदेमंद नहीं है। ब्लेड की धार पर अच्छे स्टील का उपयोग किया जाना चाहिए। आपने हाल ही में सफलता प्राप्त की है, आपको जो करना चाहिए वह है साधना पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी नींव को मजबूत करना, डीन हाई ने गंभीरता से कहा। वह रॉब सी स्टार दायरे में एलियन रेस के साथ ली युआन की दुश्मनी के बारे में जानता था। यही कारण है कि 2 दिन पहले उनकी बैठक के दौरान उसने ली युआन से किसी भी मिशन के लिए आवेदन न करने का आग्रह किया था। डीन, मुझे पूरा भरोसा है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने अभी नहीं कहा था कि हमें रवाना होने से पहले 7 स्टार माउंटेन के किसी अन्य सदस्य के आने का इंतजार करना होगा? अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो क्यों न हम इस संक्षिप्त समय में एक अभ्यास मैच खेलें? मेरे साथ मुकाबला करोगी? डीन हाई की आंखों में एक चमक चमक उठी, मानो वह ली युआन को फिर से परख रहा हो। यानजिंग की आंखों में भी आश्चर्य की झलक दिखी। तुम्हें पता होना चाहिए, डीन हाई कोई नया उन्नत उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा नहीं है। उसकी ताकत असाधारण है। अच्छा ली युआन, मैं कोई स्टार तकनीक का उपयोग नहीं करूंगा, और जब तक तुम मेरे हमले का सामना कर सकते हो मैं कुछ शक्ति भी रोक कर रखूंगा, डीन हाई ने गहरी आवाज में कहा। तब मैं तुम्हारे युद्ध में शामिल होने के लिए सहमत हो जाऊंगा, अन्यथा मैं निश्चित रूप से प्रिंसिपल को रिपोर्ट करूंगा और तुम्हारी मिशन योग्यता रद्द कर दूंगा। कोई बात नहीं। अल्पविराम, इस युद्ध स्टेशन बेस का निचला भाग युद्ध और अभ्यास के लिए यहाँ विशाल स्थान है। अंतरिक्ष के आकार के संदर्भ में ये ली युआन के 7 स्टार माउंटेन में मार्शल आर्ट्स रूम से भी बड़ा है, और युद्ध स्थान की सामग्री विशेष है जो सामान्य फ्लाइंग हेवन योद्धाओं के मुकाबले का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है। युद्ध स्थल के अंदर ली युआन और डीन हाई सैकड़ों मीटर की दूरी पर खड़े हैं और केवल यानजिंग ही दर्शक के रूप में मौजूद है। धमाका! ली युआन ने तुरंत ही बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक का उपयोग किया, जिससे उसका शरीर 3 मीटर लंबा हो गया तथा उसका पूरा शरीर एक मजबूत और शक्तिशाली आभा उत्सर्जित करने लगा। तीसरे दर्जे का उच्च गुणवत्ता वाला युद्ध परिधान उसके पूरे शरीर पर पानी की तरह बह रहा था, यहाँ तक कि उसके सिर को भी पूरी तरह से ढक रहा था। उसके पूरे शरीर के छिलके काले थे, केवल सतह पर हल्की पीली चमक की लकीरें थीं। बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक, इतनी मजबूत आभा,
डीन हाई की आंखें चमक उठीं। एक दुर्जय व्यक्ति के रूप में उसने स्वाभाविक रूप से ली युआन की जीवन शक्ति में परिवर्तन को महसूस किया। इस बॉडी रिफाइनिंग स्टार तकनीक के साथ इसने ली युआन की शारीरिक नींव को उड़ते हुए स्वर्ग स्तर की दहलीज तक पहुंचा दिया। धमाका। डीन हाई ने अब और पीछे नहीं हटना चाहा, उसकी एक झलक और वह पहले ही ली युआन के सामने आ चुका था। स्विश। नीले कृपाण की रोशनी की एक लकीर विशाल आकाश को चीरती हुई ली युआन पर बिजली की तरह हमला कर रही थी। क्लैंग। ली युआन का रूप हवा के झोंके की तरह हिला और जैसे ही उसने अपने लंबे भले को आगे बढ़ाया, उसने कृपाण की रोशनी पर प्रहार किया, जिससे ये भयानक प्रहार रुक गया। दोनों में तुरंत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। फुटपाथ फुटपाथ फुटपाथ। कृपाण की रोशनी के लगातार 9 बार अंतहीन लहरों की तरह फट पड़े और जैसे ही वे टकराए, ली युआन को लगा जैसे वह पानी के अंतहीन प्रवाह से घिर गया हो। यह पानी के वास्तविक अर्थ का रहस्य था। तुरंत ही उसे कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। ली युआन का रूप 9 बार झिलमिलाया और वह पहले ही सैकड़ों मीटर पीछे हट चुका था। नौटक्करों ने ली युआन को यह स्पष्ट कर दिया कि वह बलपूर्वक इसका सामना नहीं कर सकता। डीन हाई आखिरकार 34वें स्तर पर थे और स्टार तकनीक का उपयोग किए बिना और अपनी शक्ति को रोके बिना भी उनकी ताकत अभी भी डरावनी थी। छाया क्षेत्र। ली युआन ने सीधे अपना तुरुप का पत्ता चलाया। गड़गड़ाहट। पृथ्वी के समान पीली ऊर्जा की धाराएं एक क्षण में फूट पड़ीं, जिसने दर्जनों मीटर के क्षेत्र को घेर लिया, जिसके बाद ली युआन 3 भागों में विभाजित हो गया। 3 प्रेत शरीर एक साथ लंबे भाले चलाते हुए डीन हाई पर चिल्लाते हुए हमला करने लगे। प्रेत शरीर। एक डोमेन के भीतर इतने सारे प्रेत बनाने के लिए डीन हाई को आश्चर्य हुआ और उनकी दिव्य भावना उन पर हावी हो गई, अंतर करने में असमर्थ। यदि 5वीं परत स्टार तकनीक द्वारा बनाए गए प्रेत इतनी आसानी से पहचाने जा सकते हैं तो ये बहुत कमजोर होगा। धमाका। डीन हाई भी एक क्षण में फट पड़ा और कहीं से भी पानी की धाराएं उठने लगीं, जो सभी दिशाओं में उछलने और टकराने लगीं, जबकि उसके बाएं हाथ में एक और लड़ाकू कृपाण दिखाई दी। झनझन 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 झनझन। भालों की छाया और तलवार की रोशनी बहते पानी की तरह टकरा रही थी। तीनों लंबे भालों के वार बहुत तेज थे। एक समय के लिए डीन हाई को भी ली युआन से पूरी तरह उलझकर मुकाबला करना मुश्किल हो गया। यानजिंग दूर खड़े होकर लड़ाई देख रहे थे, वह दृश्य देखकर पूरी तरह से हैरान थे। ली युआन, वह वास्तव में डीन हाई से इस हद तक लड़ सकते हैं। हालांकि डीन हाई ने अपनी कई तकनीकों को त्याग दिया था, लेकिन जो कौशल और रहस्य उजागर हुआ वह वास्तविक था। बहुत आश्चर्यजनक। यानजिंग ने मन ही मन आश्चर्य व्यक्त किया, अगर ली युआन मेरे खिलाफ लड़ाई में पूरी ताकत लगा दे, मुझे डर है कि मैं कुछ ही मुठभेड़ों में अपनी जान गंवा दूंगा। दोनों रहस्य एक हो गए। 3 सितारा तकनीकों से अपने शरीर को बढ़ाने के साथ ली युआन की युद्ध शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। अंत में डोमेन। डीन हाई भड़क उठा। ली युआन द्वारा हमेशा दबाए जाने के कारण इससे उसे कुछ हद तक सम्मान का नुकसान भी हुआ। उसके चारों ओर का पानी एक पल में अविश्वसनीय रूप से हिंसक हो गया और इसकी शक्ति 10 गुना से अधिक बढ़ गई। बूम। प्रचंड जल प्रवाह विशाल आकाश में फैल गया, जैसे असंख्य जल ड्रैगन अपना रास्ता बनाते हुए ली युआन के विचारों द्वारा निर्मित क्षेत्र की वायु धाराओं को फाड़ते हुए उन्हें परत दर परत नष्ट करते हुए। इसके बाद प्रचंड जल प्रवाह ली युआन के 3 प्रेत शरीरों की ओर बढ़ा। अल्पविराम। 10 सेकंड से अधिक समय के बाद ली युआन ने प्रतिरोध छोड़ दिया। डीन हाई, मैं हार गया हूं। ली युआन ने अपने हाथ फैलाए, लेकिन वह अपने चेहरे पर मुस्कान नहीं छिपा सका। तुमने क्या खोया है? मुझे आपको हराने के लिए अपनी डोमेन स्टार तकनीक का उपयोग करना पड़ा। डीन है ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं बूढ़ा हो रहा हूं। आपने अभी जो कदम उठाया है वह 2 रहस्यों का संयोजन होना चाहिए, है ना? डीन हाई पूछे बिना नहीं रह सके। ली युआन ने सिर हिलाया। इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई भी सामान्य उड़ता हुआ स्वर्गीय योद्धा जो उसके विरुद्ध लड़ा था, ये बात बता सकता था, जब तक कि वह मूर्ख न हो। डीन, क्या मैं अब लड़ाई में शामिल होने के योग्य हूं? ली युआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। आप जानते हैं, डीन हाई ने भावुक होकर कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप कैसे अभ्यास करते हैं। आप मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में सिर्फ 1 साल से हैं, है न? आपकी ताकत इतनी कैसे बढ़ गई? भाई ली युआन, यानजिंग भी उड़कर आया। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। आपकी ताकत के साथ यहाँ तक कि यू जिंगहे भी आपका मुकाबला नहीं कर सकता। ली युआन मुस्कुराए बिना न रह सका। शारीरिक गुणवत्ता, तकनीक, स्टार तकनीक, हथियार, हर पहलू में वह यू जिंगे से कम नहीं था। स्वाभाविक रूप से उसकी समग्र शक्ति अपने प्रतिद्वंद्वी से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, या यहाँ तक कि उसे हरा भी सकती थी। मुझे लगता है कि बड़े भाई यू और मेरी अपनी ताकत है, ली युआन ने मुस्कुराते हुए कहा। पूर्ण आक्रामक शक्ति के संदर्भ में वह मुझसे अधिक मजबूत होना चाहिए। मेटल का सच्चा अर्थ हमला करने में असाधारण रूप से अच्छा है। थोड़ी देर बाद, ठीक है, एक और 7 स्टार माउंटेन सदस्य आ गया है, चलो जाने के लिए तैयार हो जाओ, डीन हाई ने कहा। ली युआन, अपनी असली ताकत अभी छुपा कर रखो।
यानजिंग, तुम भी। ठीक है, समझा। अल्पविराम। 10 घंटे बाद ली युआन, यानजिंग और 3 अन्य 7 स्टार माउंटेन सदस्य डीन हाई का पीछा करते हुए जिया देश के रॉबसी स्टार रियल्म चैनल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। भूमि विशाल और उजाड़ थी, आकाश रेत से भरा हुआ था। डूबता हुआ सूर्य रक्तिम लाल रंग में क्षितिज को लाल रंग के एक शानदार समुद्र में रंग रहा था। कई विशाल युद्ध किले ऊंचे खड़े थे, साथ ही हथियारों के कई टॉवर और यांत्रिक सेनाओं की अनगिनत आकृतियां एक शानदार दृश्य बना रही थीं। आकाश में उच्च, यानजिंग ने कहा, इतने सारे युद्ध ठिकानों को एक ही स्थान पर देखना मेरे लिए पहली बार है। मैंने इससे पहले केवल वीडियो में देखा है। ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी टिमटिमा रही थी। उसका दिल गर्व से भर गया। उनके बचपन के सपने अनजाने में ही साकार हो रहे थे। 7 स्टार माउंटेन के उन 3 साधारण सदस्यों को पहले ही भेज दिया गया है, डीन हाई ने धीमी आवाज में कहा। आप दोनों रणनीतिक स्तर के सदस्यों के रूप में यहाँ सर्वोच्च कमांडर से मिलने के लिए मेरे साथ आइए। सर्वोच्च कमांडर, यानजिंग ने असमंजस का भाव दिखाया। कौन है? जनरल लिन। अल्पविराम। एक युद्ध किले के विशाल सम्मेलन कक्ष में युद्ध कवच पहने हुए कई आकृतियां वहां उपस्थित थीं, उनमें से कुछ में विशेष रूप से प्रबल जीवन शक्ति झलक रही थी। वे यहां इंतजार कर रहे थे। सीनियर लिन। काले युद्ध परिधान पहने एक युवती ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। उनके आने में अभी और कितना समय है? जल्दी मत करो, लगभग 30 साल का एक मोटा सा व्यक्ति जो चांदी का लड़ाकू कवच पहने हुए था ने गहरी आवाज में कहा। अचानक चांदी के लड़ाकू कवच में वह भारी भरकम व्यक्ति मुस्कुराया। वे आ गए हैं। युद्ध की शुरुआत अतिरिक्त 14 पहुंच गई। काले कपड़े वाली महिला अचंभित रह गई। सम्मेलन कक्ष में उपस्थित अन्य कुछ लोग कमरे के प्रवेश द्वार की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। आधे मिनट से भी कम समय में 3 आकृतियां गलियारे से सम्मेलन कक्ष में आईं। डीन है, बहुत दिनों बाद मिले। चांदी के कवच में विशालकाय आकृति ने मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। जनरल लिन। डीन हाई भी मुस्कुराए। हाँ, आप मुझे बस ओल्ड लिन या लिन यू कह सकते हैं। चांदी के लड़ाकू कवच में विशालकाय आकृति हंसी। मुझे जनरल मत कहो, ये थोड़ा अजीब लगता है। ठीक है, तो ओल्ड लिन ही सही। डीन हाई ने हंसते हुए कहा। हमने काफी सालों से एक दूसरे को नहीं देखा है। हालांकि आपकी ताकत और भी मजबूत होती जा रही है। मैंने सुना है कि आपकी एक बहुत अच्छी बेटी भी है। यह महत्वपूर्ण नहीं है, लिन यू ने हंसते हुए कहा। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सभी हमारा समर्थन करने आए हैं। अग्रिम मोर्चे पर दबाव बहुत ज्यादा है। ली युआन डीन हाई के पीछे पीछे गया और कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर कुछ लोगों पर नजर रखी। दिव्य महल की जांच के तहत वहां कोई संकेत नहीं था कि हत्या से आध्यात्मिक पोषण प्राप्त हो सकता है, जिससे ली युआन को निराशा का अनुभव हुआ। लिन यू, ये दोनों ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर्स हैं जिन्हें मैंने मार्शल डिवाइन स्टार रियल्म से आमंत्रित किया था। दोनों ही छात्र हमारे कुनलुन मार्शल यूनिवर्सिटी से निकले थे। डीन हाई मुस्कुराए। ये यानजिंग है, जिसने हाल ही में ट्रू इंटेंट को संघनित किया है, लेकिन उसके पास कई वर्षों की दुर्जेय ताकत है। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवा भाई यानजिंग, नमस्ते। लिन यू ने पहले अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए अभिवादन किया। एल्डर लिन। यानजिंग ने भी जवाब में अपना हाथ बढ़ाया। अभी अभी आते समय उसने डीन हाई से जनरल लिन यू के बारे में सुना था, जो स्टाररी स्काई मार्शल हॉल का एक उच्च पदस्थ व्यक्ति था और जिया देश की सेना का एक शक्तिशाली व्यक्ति, शिखर पर एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा भी था। 2 साल से भी अधिक समय पहले लिन यू को रॉबसी स्टार रियल्म में तैनात किया गया था और बाद में धीरे धीरे वह 3 कमांडरों में से एक बन गया, योद्धा कमांडिंग जनरल। अध्याय 61। ये तो तुम्हें सुनना चाहिए था। डीन हाई ने मुस्कुराते हुए ली युआन की ओर इशारा किया। ली युआन। एक पल में हॉल में मौजूद सभी लोगों की नज़रें ली युआन की ओर घूम गईं। ली युआन, क्या ये वही है? उसने पहले ही ट्रू इंटेंट को संघनित कर दिया है। इतनी जल्दी? क्या वह पिछले साल ही मार्शल डिवाइन स्टार दायरे में नहीं गया था? उसकी साधना बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जनरल की वर्दी पहने कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं के चेहरों पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। ये नाम जिया देश के वर्तमान उच्च रैंक वाले योद्धाओं के बीच सुप्रसिद्ध था। प्रसिद्धि के मामले में ली युआन पूरी तरह से यू जिंगे के बराबर थी, और वहां उपस्थित कई उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को पता था कि किसी भी दुर्घटना को छोड़कर ली युआन की भविष्य की उपलब्धियां यू जिंगे की उपलब्धियों से आगे निकलने की संभावना थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि कई फ्लाइंग हेवन योद्धाओं को यह उम्मीद नहीं थी कि पिछले साल के ब्लू स्टार आभासी मुकाबले के ठीक 1 साल बाद ली युआन इस तरह से रॉबसी स्टार दायरे में आ गया था। ये पूर्णतया अप्रत्याशित था। उनके दिलों ने थोड़ा सा हिसाब लगाया और उन्होंने ली युआन की साधना की भयानक गति को समझ लिया, जो लगभग विश्वास से परे लग रही थी। मैं उसके बारे में कैसे नहीं सुन सकती थी। लिन यू काफी शांत थी। ली युआन को देखकर मुस्कुराई। ये हमारे जिया देश का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है। इसके अलावा मुझे ली युआन को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना?
भीड़ कुछ आश्चर्यचकित थी। केवल डीन हाई को आश्चर्य नहीं हुआ, आखिरकार ये वह था जिसने ली युआन को भयंकर पंख सितारा क्षेत्र में भेजा था। एल्डर लिन मेरी चापलूसी करते हैं, मैंने केवल वही किया है जो करने की आवश्यकता थी। ली युआन ने न तो चापलूसी और न ही अहंकार के साथ उत्तर दिया। उनसे पहले जनरल लिन यू कोई और नहीं बल्कि लिन लान्यू के पिता थे। लिन लान्यू के साथ संचार के माध्यम से, साथ ही डीन हाई के आख्यानों और अपने स्वयं के एकत्रित आंकड़ों के माध्यम से ली युआन को पता चला, लिन यू ने पूरी सभ्यता में जबरदस्त योगदान दिया था। वह अपने प्रधान योद्धा चरण में विशेष रूप से विशिष्ट नहीं था, उसने कभी भी मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसने लगातार अभ्यास किया जब तक कि वह एक उड़ता हुआ स्वर्ग योद्धा नहीं बन गया। उसकी ताकत आरोहण के बाद तेजी से बढ़ती गई। वह लगभग 30 वर्ष का दिख रहा था, परंतु वास्तव में वह लगभग 70 वर्ष का था तथा पहले से ही एक शीर्ष उड़ान स्वर्ग योद्धा बन चुका था। 70 वर्ष की आयु में एक उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा के लिए यह अभी भी बहुत युवा अवस्था है तथा भविष्य में एक देवता बनने की आशा बनी हुई है। वास्तव में मार्शल डिवाइन स्टार दायरे द्वारा पोषित उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा 7 सितारा सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। बड़ी संख्या में प्रधान योद्धा, जिनमें से कई ने अपनी युवावस्था में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया होगा, भी परिवर्तन से गुजरते हैं और धीरे धीरे विकसित होते हुए उभर कर सामने आते हैं। लिन यू एक ऐसी ही व्यक्ति थी। उन्होंने कई स्थानों पर लगातार लड़ाई भी लड़ी और उनकी उपस्थिति ब्लू स्टार के कई तारा क्षेत्रों में देखी गई थी। अल्पविराम। ली युआन, यान जिंग। लिन यू ने अपने बगल में काले कपड़े पहने महिला की ओर रुख किया। मुझे आपका परिचय कराना है, ये भी 7 सितारा पर्वत की सदस्य लुओ चान है, जिसने आग का सही अर्थ समझ लिया है। लुओ चान। ली युआन और यान जिंग ने एक दूसरे को देखा। वे इस व्यक्ति को जानते थे। उनसे पहले जिया देश में कुल 2 सच्चे इरादे वाले प्रधान योद्धा थे। अध्याय 273। यू जिंगे के अलावा ये लुओ चान था जिसने, उनके द्वारा ज्ञात जानकारी के अनुसार, कई वर्षों तक 7 स्टार माउंटेन पर साधना की थी और अब शायद ही कभी वापस आता था। आमतौर पर जिया देश में ही रहता था। इस प्रकार वे उससे पहले कभी नहीं मिले थे। ली युआन, यान जिंग। काले कपड़े पहने महिला। लुओ चान ने उन्हें देखा। उसके चेहरे पर कोई खास उतार चढ़ाव नहीं था। आप में से प्रत्येक किसमें अच्छा है? जब हम रॉब सागर में प्रवेश करेंगे तो हमें एक साथ लड़ना होगा, इसलिए कम से कम हमें एक दूसरे की ताकत जानने की जरूरत है। मैं पहले जाऊंगी, मैं सामने से हमला करने में बेहतर हूं और मेरी स्टार तकनीकें हमले को बढ़ाने के लिए हैं। यान जिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने हवा का सही अर्थ समझ लिया है और गति में विशेषज्ञता हासिल कर ली है। मेरी अधिकतम गति स्टार तकनीकों के साथ मिलकर ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक होनी चाहिए। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक। वहां उपस्थित लोगों की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखी। सामान्य ट्रू इंटेंट प्राइम योद्धाओं की उड़ान की गति ट्रू इंटेंट की सहायता से उड़ने और भागने की होती है तथा आमतौर पर ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक होती है। ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था। ली युआन, आप क्या कहते हैं? लुओ चान ने ली युआन की ओर देखा। इतने कम प्रशिक्षण समय में आपने अपनी स्टार तकनीक कितनी अच्छी तरह विकसित की है। मैंने पृथ्वी के वास्तविक अर्थ को समझ लिया है और मैं जिस काम में सबसे अच्छा हूँ वह शायद दुश्मन को उलझाना होगा। मेरी रक्षा भी काफ़ी अच्छी है। ली युआन मुस्कुराया। जहाँ तक स्टार तकनीकों की बात है, वे पास करने योग्य हैं, मुझे लगता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया क्योंकि वहाँ अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धा भी मौजूद थे। युद्ध की शुरुआत अतिरिक्त 14_2। लुओ चान की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं क्योंकि वह बोलना जारी रखने वाली थी। बस बहुत हो गया, लुओ चान। लिन यू ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, ली युआन की ताकत आपसे अधिक होनी चाहिए। शायद अन्य उड़ते हुए स्वर्ग योद्धाओं को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट के कमांडर के रूप में डीन हाई स्वाभाविक रूप से लिन यू के साथ कुछ प्रासंगिक खुफिया जानकारी साझा करेंगे। इसलिए उसे ली युआन की ताकत का कुछ अंदाजा था। एक बार ली युआन और उनकी टीम ने कार्रवाई की तो उन्होंने लुओ चान के साथ विस्तृत खुफिया जानकारी साझा की। मुझसे ज़्यादा ताकतवर। लुओ चान की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने यू जिंगे से कई अधिक वर्षों तक 7 स्टार माउंटेन पर प्रशिक्षण लिया था और उनका मानना था कि उन्होंने एक अविश्वसनीय रूप से गहरी नींव तैयार कर ली है। हालांकि उन्होंने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अल्पविराम। बैठक कक्ष के केंद्र में एक विशाल स्क्रीन प्रक्षेपण दिखाई दिया। हर कोई उसे देखने के लिए मुड़ा। ली युआन, यान जिंग, लुओ चान, लिन यू ने तीनों को देखा। आप तीनों अन्य प्राइम योद्धाओं के विपरीत उड़ सकते हैं। आप उड़ने वाले स्वर्ग योद्धाओं के बराबर हैं और इस युद्ध में तेज धार वाले हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपका मिशन अलग है। तीनों ने ध्यानपूर्वक सुना। अभी क्लाउड बीस्ट सभ्यता के साथ हमारी निर्णायक लड़ाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम बहुत अधिक समय तक देरी नहीं कर सकते हैं। लिन यू ने कहा, हमारी पिछली जांच के आधार पर उनके 3 ब्रूड घोंसलों में जमा हुए प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों की संख्या वास्तव में आश्चर्यजनक है।
बड़े पैमाने पर हमला निश्चित रूप से आसन है। ब्रूट घोंसले। ली युआन ने अंदर ही अंदर आह भरी। मार्शल दिव्य सितारा क्षेत्र से वापस आते समय वे मोटे तौर पर समझ गए थे कि क्लाउड बीस्ट सभ्यता एक दुर्जेय विदेशी बीस्ट सभ्यता थी। इस सभ्यता का सबसे चमत्कारी पहलू इसके बच्चे के घोंसले थे। इसका कार्य लगातार बड़ी संख्या में प्रथम श्रेणी के विदेशी जानवरों को उत्पन्न करना था, जो एक दूसरे से लड़ते और प्रतिस्पर्धा करते थे। ये संघर्ष लगातार द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों और यहां तक कि उड़ते हुए स्वर्ग स्तर के विदेशी जानवरों का उत्पादन करेंगे। रॉब सी स्टार दायरे में क्लाउड बीस्ट सभ्यता के पास 3 ब्रूड घोंसले थे जो बड़ी संख्या में विदेशी जानवरों का प्रजनन करते थे। उनमें से कुलीन उच्च प्रतिभा वाले लोगों के लिए कई स्क्रीनिंग के बाद ज्यादातर को आगे के पोषण के लिए क्लाउड बीस्ट सभ्यता में वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन साधारण विदेशी जानवरों के विशाल अवशेषों को अभी भी लंबे समय तक जीवित रहने के लिए संसाधनों का उपभोग करने की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने इन विदेशी जानवरों को 7 सितारा सभ्यता पर हमला करने के लिए तोप के चारे के रूप में काम करने दिया। दशकों तक हर 2-3 साल में क्लाउड बीस्ट सभ्यता एक भयानक युद्ध को भड़का देती थी। रॉब सी स्टार दायरा एड्स बाय पब फ्यूचर। लिन यू ने कहा, इस समय सबसे खतरनाक 5 प्रमुख अग्रिम पंक्ति के युद्ध किले और कई पूछताछ बेस हैं। उन पूछताछ बेस पर ज्यादातर छोटे पैमाने पर हमले हुए हैं और कई में सेंध लगाई गई है। वरिष्ठ लिन यानजिंग ने अचानक असमंजस में पूछा, आपने अभी जो कहा उसके आधार पर अगर हम आमतौर पर रक्षात्मक हैं तो हम पीछे क्यों नहीं हटते और स्टार दायरे के प्रवेश और निकास बिंदुओं को मजबूत क्यों नहीं करते? अगर हम पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं तो इसका मतलब है कि स्टार दायरे को छोड़ देना और केवल प्रवेश और निकास को ही हमारी रक्षा की अंतिम पंक्ति के रूप में छोड़ना। लिन यू ने यानजिंग की ओर देखा, और क्या होगा अगर यह अंतिम पंक्ति भी गिर गई? यानजिंग विचारशील दिखाई दिया। लिन यू ने कहा, हम अपना प्रभाव क्षेत्र स्टार दायरे में गहराई तक बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले एक प्रारंभिक चेतावनी देने के लिए और दूसरा क्लाउड बीस्ट सभ्यता के रहने की जगह को संकुचित करने के लिए ताकि उन्हें बेतहाशा विस्तार करने से रोका जा सके। अन्यथा एक बार जब हम स्टार दायरे को पूरी तरह से त्याग देंगे तो वे जल्दी से अपने खाली समय में 5वां या यहां तक कि 6ठा ब्रूड नेस्ट भी बना सकते हैं। फिर जब बड़े पैमाने पर हमला होगा तो रक्षा दबाव और भी अधिक होगा। इतिहास में जब रॉब सी स्टार दायरे की सुरक्षा में सेंध लगाई गई थी तो ऐसा ही हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप अंततः लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। लिन यू ने गंभीरता से कहा, आखिरकार प्रवेश और निकास लगातार अस्थिर होते जा रहे हैं और किसी भी समय हजारों किलोमीटर तक फैल सकते हैं। अगर बिना किसी पूर्व चेतावनी के अचानक हजारों किलोमीटर तक विस्तार हो जाता है और लाखों विदेशी जानवर ब्लू स्टार पर आक्रमण करते हैं तो बड़ी संख्या में उड़ने वाले स्वर्ग के योद्धा भी पूरी तरह से बचाव करने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा रॉब सी स्टार क्षेत्र स्वयं संसाधनों से समृद्ध है। ली युआन और अन्य लोग अब समझ गए। रॉब सागर के लिए जिया देश की रक्षा रणनीति एक आक्रामक रुख अपनाना और साथ ही रॉब सागर स्टार क्षेत्र के विभिन्न खेती संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश करना था। आपका वर्तमान मिशन हमारी पिछली पूछताछ के अनुसार रॉब सी स्टार दायरे में आगे बढ़ना है। लिन यू ने कहा, क्लाउड बीस्ट सभ्यता द्वारा स्थापित प्रत्येक अग्रिम आधार को नष्ट करना है और आपके सामने आने वाले किसी भी दूसरे दर्जे के विदेशी जानवर को नष्ट करने का प्रयास करना है, विशेष रूप से शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवर, यदि आप उनमें से अधिकांश को मार सकते हैं। जब क्लाउड बीस्ट सभ्यता अपना हमला शुरू करती है तो बिना शक्तिशाली द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों के वे हमारे युद्ध किलों के खिलाफ बहुत नुकसान उठाएंगे। ली युआन, यानजिंग और अन्य लोग ध्यान से सुन रहे थे। शक्तिशाली युद्ध किले इतने खतरनाक थे कि उन पर अकेले उड़ते हुए स्वर्गीय योद्धा का आक्रमण भी नहीं हो सकता था, लेकिन द्वितीय श्रेणी के विदेशी जानवरों की पर्याप्त संख्या भी काफी भयावह हो सकती है। वरिष्ठ लिन, क्या क्लाउड बीस्ट सभ्यता में कोई उड़ने वाले स्वर्ग स्तर के प्राणी हैं? ली युआन ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। वहाँ हैं। ये रॉब सी स्टार दायरे के भीतर क्लाउड बीस्ट सभ्यता के 2 नेता हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। लिन यू ने अपना हाथ हिलाया। वूश, आकाश में एक विशाल मानचित्र प्रक्षेपण दिखाई दिया जिसमें 2 विशाल त्रिआयामी प्रक्षेपण दिखाई दे रहे थे। एक बहुत ही भयावह रक्त रंग का उड़ने वाला सर्प, दूसरा एक टाइटन जैसा बख्तरबंद बैंगनी बालों वाला वानर। इन दोनों में से एक का नाम वुसिहाई है और दूसरे का नाम जीबा है। लिन यू ने गंभीरता से कहा, हमारे दीर्घकालिक जुड़ाव से हम जानते हैं कि उनके पास इंटरमीडिएट फ्लाइंग हेवन स्तर की लड़ाकू शक्ति होने की बहुत संभावना है, हालांकि उनके फ्लाइंग हेवन पीक पर होने की संभावना बहुत कम है। क्लाउड बीस्ट सभ्यता हमसे अलग है, उनकी सफलता की संभावना बहुत कम है, लिन यू ने कहा। उनके उड़ते स्वर्ग स्तर के अधिकांश प्राणियों के पास बहुत ही सामान्य कौशल हैं और वे सच्चे इरादे को समझने के लिए भी संघर्ष करते हैं। 6ठे चरण के मध्यवर्ती रैंक तक पहुंचने का तो कहना ही क्या। मध्यवर्ती उड़ान स्वर्ग स्तर लड़ाकू शक्ति। ली युआन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि यान जिंग और लुओ चान ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सावधानी की झलक दिख रही थी।
ऐसी ताकत उनके लिए एक बड़ा खतरा बन गई। इन दोनों को केवल एक बार कार्रवाई करते हुए दर्ज किया गया है, लिन यू ने गंभीरता से समझाया, और वह था 8 साल पहले जब लूडनेफ ने उनके एक घोंसले पर हमला किया था। युद्ध की शुरुआत अतिरिक्त 14-3 बैकक्वोट। उस लड़ाई में लूडनेफ ने यूजिंगे और ट्रू इंटेंट प्राइम वॉरियर्स के एक बड़े समूह का नेतृत्व किया। लड़ाई बेहद भयंकर थी और अंत में वे केवल पीछे हट सकते थे। लिन यू ने हल्के से आह भरी। ब्रूड नेस्ट अविश्वसनीय रूप से मजबूत था, जिसमें कई रक्षात्मक बल उभरे थे, और इन फ्लाइंग हेवन लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स के साथ उन्होंने आसानी से अपनी जमीन पकड़ ली। क्या ऐसी लड़ाई? ली युआन और यान जिंग दोनों आश्चर्यचकित थे, उन्हें इस खबर के बारे में पहले पता नहीं था। हालांकि लुओ चान काफी शांत था, क्योंकि उन्होंने 8 साल पहले उस लड़ाई में व्यक्तिगत रूप से भाग लिया था। ये दोनों बूढ़े लोमड़ी बहुत चालाक हैं। रॉब सी स्टार दायरे में क्लाउड बीस्ट सभ्यता के नेता होने के नाते वे मौत से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, और क्लाउड बीस्ट सभ्यता के देवताओं के पास उन्हें मजबूर करने का कोई तरीका नहीं है, लुओ चान ने धीमी आवाज में कहा। जब तक हम ब्रूड नेस्ट को नहीं छूते, वे शायद खुद को नहीं दिखाएंगे। वे लूडनेफ के घात से बहुत भयभीत हैं। उस लड़ाई में क्लाउड बीस्ट सभ्यता की तरफ से मूल रूप से 4 फ्लाइंग हेवन लेवल एक्सोटिक बीस्ट्स थे, लेकिन लूडनेफ उनमें से 2 को मारने में कामयाब रहा। लुओ चान ने कहा, इसलिए जब तक हम सावधान रहें और ब्रूड नेस्ट के पास न जाएं, तब तक ये सुरक्षित रहेगा। अगर हम उनसे सामना भी कर लें, तो हम तीनों के सुरक्षित बच निकलने की पूरी संभावना है। अल्पविराम। समय बीतता गया, और एक विस्तृत चर्चा के बाद ली युआन और यान जिंग अब पूरे रॉब सी स्टार क्षेत्र से बेहद परिचित थे। लुओ चान को इस जानकारी के बारे में बहुत पहले से पता था। ली युआन के पास बहुत उच्च अधिकार थे और वह कई रहस्य जानता था। फिर भी उसने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की और ध्यान से सुना। प्रत्येक तारा क्षेत्र रहस्यमय और अप्रत्याशित है, विशेषकर जब दूसरी ओर की शक्तिशाली सभ्यता का सामना करना हो, तो और भी अधिक सतर्क रहना चाहिए। नक्शे में 28 अग्रिम ठिकानों और 9 पूछताछ बिंदुओं को दर्शाया गया है। अब यह आप पर निर्भर है। लिन यू ने 3 सच्चे इरादे वाले प्राइम योद्धाओं को देखा। हम लगातार खोज जारी रखेंगे और आपको नवीनतम जानकारी भेजने का प्रयास करेंगे। याद रखें, स्टार रियल्म प्रवेश द्वार से 5000 किलोमीटर से आगे न भटकें। एक बार जब आप इस सीमा को पार कर लेंगे तो सिग्नल बाधित हो जाएगा, लिन यू ने कहा। क्या ये स्पष्ट है? समझा। अल्पविराम। 10 मिनट बाद वे तीनों कार्रवाई के लिए तैयार होकर डीन हाई और लिन यू के साथ एक बड़े परिवहन विमान में सवार हो गए थे और विशाल स्टार रियल मार्ग के एक तरफ पहुंच गए थे। आकाश में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पर्दा हो जो लहरों से हिल रहा हो। याद करना, हालांकि क्लाउड बीस्ट सभ्यता तकनीक में बहुत उन्नत नहीं है, लेकिन उनके पास संचार के साधन भी हैं, लिन यू ने धीरे से कहा। इसलिए एक बार जब आप कार्रवाई करेंगे तो वे निश्चित रूप से संदेश प्राप्त करेंगे और फिर अन्य अग्रिम ठिकानों को पीछे हटने का आदेश देंगे। इसलिए ऑपरेशन की शुरुआत में अलग अलग फैल जाएं और अलग अलग हमला करें। दो अग्रिम ठिकानों को साफ करने के बाद फिर से इकट्ठा हो जाएं और एक साथ मिलकर हमला करना शुरू करें। समझ गया, ली युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। अलग अलग हमलों से शुरुआत करने का उद्देश्य दुश्मन को आश्चर्यचकित करना था। एक बार जब क्लाउड बीस्ट सभ्यता ने प्रतिक्रिया की तो वे एक हत्या संरचना स्थापित करने की संभावना रखते थे, इसलिए तीनों के लिए सेना में शामिल होना आवश्यक था। इस तरह भले ही लाभ कम हो, लेकिन खतरा बहुत कम होगा। ली युआन, यान जिंग और लुओ चान एक छोटे से जहाज पर सवार होकर तेजी से आकाश में प्रकाश और लहरों के पर्दे को पार करते हुए रॉब सी स्टार क्षेत्र में प्रवेश कर गए। उनके भागने पर भरोसा न करते हुए उनका ठिकाना उजागर करने से यथासंभव बचा गया, ताकि एक आश्चर्यजनक हमले का प्रभाव प्राप्त किया जा सके। डीन हाई और लिन यू ने उन्हें नजरों से ओझल होते देखा। डीन हाई, क्या ली युआन की ताकत वास्तव में उतनी ही मजबूत है जितनी आप कहते हैं? लिन यू ने धीरे से पूछा। तुम्हें मुझ पर शक है? डीन हाई ने गुस्से से कहा। ऐसा नहीं है कि मुझे विश्वास नहीं है, लेकिन यह विश्वास करना कठिन है कि उसने इतनी जल्दी सच्चे इरादे को व्यक्त कर दिया है, और यह कहना कि उसकी ताकत लूडनेफ के करीब है। लिन यू ने अपना सिर हिलाया। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। डीन हाई ने आह भरते हुए कहा, जब मैंने पहली बार उसकी ताकत की पुष्टि की तो मैं भी आश्चर्यचकित था। ये कितनी अफसोस की बात है कि लूडनेफ एकांत में है। अन्यथा अगर वह हमारे साथ शामिल हो जाता तो ये युद्ध बहुत आसान होता। लूडनेफ की सफलता की खबर अभी भी गुप्त थी। यहाँ तक कि फ्लाइंग हेवन पीक के पावरहाउस भी अधिकांशतः इस बात से अनभिज्ञ थे। चलो वापस चलें, हम ली युआन और अन्य लोगों से समाचार की प्रतीक्षा करेंगे। डीन हाई मुड़ा और दूर स्थित कमांड जहाज की ओर उड़ गया। बैकवोट, सब कुछ साफ करना, मासिक टिकट के लिए वोट करें। बैकवोट। ली युआन, यान जिंग और लुओ चान एकल व्यक्ति विमान में सवार होकर रॉब सी स्टार दायरे में प्रवेश कर गए।
कुछ ही देर बाद तीनों उड़ने वाले अंतरिक्ष यान दर्जनों किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से अलग हो गए तथा प्रत्येक अपने निकटवर्ती लक्ष्यों की ओर बढ़ रहा था। उनके सामने विशाल भूमि फैली हुई थी, एक रक्तिम चंद्रमा ऊपर लटका हुआ था और राजसी पर्वत श्रृंखलाएं भूमि में गहराई तक फैली हुई थीं, जो विरल वनस्पतियों के साथ पथरीली और बंजर थीं, एक विस्मयकारी बीहड़ सौंदर्य लिए हुए थीं। हालांकि पहाड़ों के बीच बिखरे हुए नंगी आंखों से दिखाई देने वाले मलबे और तकनीकी हथियारों के अवशेष इस स्टार दायरे की क्रूरता और खूनीपन को समझने के लिए पर्याप्त थे। एक फ्लायर्स के अंदर लुओ चान चुपचाप बैठा रहा और ऑटो पायलट वाले विमान के पूर्व निर्धारित गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। अचानक लुओ चान फ्लाई के अंदर एक गहरी आवाज सुनाई दी। सीनियर लिन। लुओ चान ने तुरंत अपनी आंखें खोलीं। मुझे आपके साथी ली युआन की ताकत के बारे में आपको कुछ बताना है, जिसे मैं अभी ब्रीफिंग रूम में अन्य फ्लाइंग हेवन योद्धाओं की उपस्थिति के कारण पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सका। लिन यू की आवाज़ धीमी थी, उसकी ताकत अब यू जिंगे के बराबर है। क्या? लुओ चान चौंक गया। इससे पहले ब्रीफिंग रूम में वह लिन यू को ये कहते हुए सुनकर आश्चर्यचकित हुई कि ली युआन उससे अधिक शक्तिशाली है। एड्स बाय पब फ्यूचर। और अब लिन यू का तात्पर्य यह था कि ली युआन की ताकत यू जिंगे के बराबर थी। समझने के लिए याद रखें कि पिछले साल मिंग माउंटेन पर हुई कई लड़ाइयों में यू जिंगे ने कार्रवाई के माध्यम से साबित कर दिया था कि उनकी शक्ति लूडनेफ की तुलना में कमजोर नहीं थी। ली युआन, क्या वह इतनी जल्दी बड़ा हो गया है? क्या जानकारी विश्वसनीय है? लुओ चान पूछे बिना नहीं रह सका। बिल्कुल सही। लिन यू की आवाज़ धीमी रही। उसके विशिष्ट युद्ध कौशल क्या हैं, मैं अभी आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप खुद को खतरे में पाते हैं तो उस पर भरोसा करें जैसे आप यू जिंगे पर करते हैं। समझ गया। लुओ चान ने सिर हिलाया। वह समझ सकती थी कि अगर लिन यू सच कह रहा था तो ली युआन की विकास दर भयानक थी और वह निश्चित रूप से विदेशी सभ्यताओं के लिए कांटा बन जाएगा यदि इस बार ली युआन लड़ाई में शामिल न होते और हमारे सहयोगी न बनते। फिर अपनी स्थिति और शक्ति के साथ वह ये जानकारी जानने के लिए भी योग्य नहीं होगी। जीवन या मृत्यु की लड़ाई के दौरान सावधान रहें। दुश्मनों को मारना गौण है, खुद को बचाना प्राथमिकता है। लिन यू ने संचार को काटने से पहले कहा। लुओ चान फ्लाई के अंदर बैठी रही, उसका दिल काफी देर तक शांत नहीं हो पाया। अल्पविराम। इस बीच एक अन्य फ्लाई के अंदर ली युआन ने बाहर का दृश्य देखा। उन्होंने रॉबसी स्टार दायरे को पहले केवल वृत्तचित्रों में ही देखा था, लेकिन अब वे स्वयं इसके अंदर थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। खुफिया जानकारी के अनुसार स्टार रियल्म के प्रवेश द्वार से 3000 किलोमीटर की परिधि में हमारा क्षेत्र है। ली युआन ने मन ही मन सोचा। क्लाउड बीस्ट सभ्यता के 3 नेस्ट बीस्ट डेंस में से सबसे निकटतम प्रवेश द्वार से लगभग 9000 किलोमीटर दूर है। उनकी 28 अग्रिम चौकियां स्टार रियल्म के प्रवेश द्वार से 5000 किलोमीटर के भीतर हैं। मेरा पहला लक्ष्य प्रवेश द्वार से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है। ली युआन ने स्मार्ट क्रूज पर प्रदर्शित जानकारी पर नजर डाली। लगभग 4 घंटे में मैं अपने डोमेन के किनारे तक पहुंचने में सक्षम हो जाऊंगा। वूश। फ्लायर ने बहुत कम ऊंचाई पर पहाड़ी घाटियों को पार किया। हालांकि अगर क्लाउड बीस्ट सभ्यता से हमारे क्षेत्र में घुसपैठ करने वाले एक स्टेल्थर एक्सोटिक बीस्ट द्वारा खोजा जाता है तो इसे फ्लाइंग हेवन स्तर के रूप में पहचाने जाने की अत्यधिक संभावना नहीं थी, लेकिन सावधानी कभी नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्पविराम। 4 घंटे बाद स्टार दायरे के बाहर केंद्रीय कमान पर उन तीनों ने फ्लायर्स को छोड़ दिया है और स्टेल्थर के अंतिम चरण की शुरुआत कर दी है। लिन यू ने अचानक नर्म आवाज में कहा। उम्मीद है वे सभी सुरक्षित वापस आ जाएंगे। डीन हाई ने उसके पास खड़े होकर गंभीरता से कहा। अन्य सैन्य फ्लाइंग हेवन योद्धाओं की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। अल्पविराम। रक्त से लथपथ पर्वत श्रृंखलाओं पर भयंकर हवाएं चल रही थीं। ली युआन हल्के से जमीन पर उतरा और सहज ही दूर तक उड़ते हुए विमान की ओर देखने लगा। फ्लायर ने केवल 3000 किलोमीटर तक परिवहन की व्यवस्था की। लक्ष्य तक अंतिम 1000 किलोमीटर की दूरी ली युआन और अन्य लोगों को स्वयं ही तय करनी थी। ये जगह उजाड़ है। ली युआन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। खुफिया जानकारी के अनुसार क्लाउड बीस्ट सभ्यता के घोंसले जानवरों की मान पोषण के लिए पृथ्वी की शक्ति को चूसती है। वे जहां भी जाते हैं जीवन से भरपूर एक बार समृद्ध भूमि उजाड़ में बदल जाती है। इस लड़ाई में मैं मुख्य शक्ति हूं, मुझे अब वास्तव में खुद पर भरोसा करना होगा, ली युआन ने अपने दिल में कहा। ये स्टार दायरे में उनका तीसरा प्रयास था। मिंगक्सू स्टार दायरे में पहली बार उसने केवल पूछताछ की थी, जबकि वरिष्ठ लियू जिंग मुख्य शक्ति थे। वह 2 महान सभ्यताओं के अंतिम संघर्ष में भाग लेने के लिए भी योग्य नहीं थे। दूसरी बार भयंकर पंख स्टार दायरे में वह दुनिया के भीतर दुनिया की लड़ाई का हिस्सा था। तीव्र स्टार दायरे युद्ध ल्यूडनेफ और अन्य द्वारा किया गया था। अब यह उसका तीसरा मौका था। इतने समय के बाद आखिरकार यह जिम्मेदारी मुझे लेनी है। ली युआन की आंखें रहस्यमय ढंग से चमक उठीं। रोबसी स्टार रियल्म जिया देश पर एक ट्यूमर है, मैं अपनी शक्ति में सब कुछ करूंगा इसे निकालने के लिए।
बचपन से ही ली युआन ने रॉब सागर में युद्धों की कहानियां बार बार सुनी थीं, जिसमें अनगिनत लोग मारे गए थे, यहाँ तक कि उनके चाचा भी लगभग मर गए थे, और ज़िया देश की राष्ट्रीय शक्ति का अधिकांश हिस्सा यहाँ समाप्त हो गया था। न केवल संसाधन बल्कि लाखों लोगों के जीवन भी। रोब सागर पर कई खुफिया रिपोर्टें पढ़ने के बाद ली युआन ने पूरे रोब सागर को पूरी तरह से साफ करने का दृढ़ संकल्प किया। बड़े भाई यू, लूड नेफ और अन्य लोग नेस्ट बीस्ट डांस में प्रवेश नहीं कर सके, लेकिन मेरी ताकत अब उनकी बराबरी कर सकती है, और मैं और भी मजबूत हो जाऊंगा। मेरे पास इसे हासिल करने का पूरा मौका है, ली युआन ने खुद से सोचा। शायद 7 सितारा सभ्यता के उच्च वर्ग को ली युआन से कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे खुद से उम्मीदें थीं। यदि क्षमता हो तो व्यक्ति को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। आप हर चीज़ के लिए हमेशा अगली पीढ़ी पर निर्भर नहीं रह सकते। इस बार मैं कुछ ब्याज इकट्ठा करके शुरुआत करूंगा। ली युआन आगे बढ़ा, उसके शरीर की रोशनी उसके रूप को ढकने के लिए सूक्ष्म रूप से विकृत हो गई, और हवा के झोंके की तरह वह अपने लक्ष्य की ओर उड़ गया। ऐसी स्थिति में, जब तक कि किसी अन्य शक्तिशाली प्राणी की दिव्य इंद्रिय द्वारा उसे महसूस न किया जाए, यदि कोई व्यक्ति थोड़ी दूर पर है, तो ली युआन की उपस्थिति का पता लगाना लगभग असंभव होगा। बैकक्वोट।